वेलकम बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी लंबा अरसा हो गया लेक्चर 3 आने के लिए, और इसका रीज़न मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहा है। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आने वाले कुछ टाइम में हम इस गैप को बिल्कुल कम कर दें, ख़त्म कर दें और बहुत जल्दी जल्दी बाकी के सारे लेक्चर्स लेके आएँ। आज हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लेक्चर थर्ड की। हम बात इस बारे में बात करें इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो टॉपिक एनसीईआरटी लाइन 8.5.1 का है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम सेल मेम्ब्रेन को कवर करेंगे, कुछ बेसिक बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे और सेल मेम्ब्रेन के बारे में लगभग सभी जानकारी, सभी कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे। उसके अलावा एनसीईआरटी 8.5.2 लाइन जो है सेल वॉल, तो हम सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल के बारे में भी आज इस लेक्चर में समझने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे 8.5.3 एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का इंट्रोडक्शन आज के लेक्चर में हम आपको देंगे, जिसमें टोटल 4 ऑर्गेनेलीज जो है वो काम करते हैं, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइजोसोम है और वैक्यूल्स हैं। इनके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, समझेंगे कैसे काम करता है। और 8.5.3.1 यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर को हम इसके बाद गोल्जी बॉडी और जो वैक्यूल और लाइजोसोम है, ये अगले लेक्चर के लिए हम इसको दे देंगे टाइम, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपका ये लेक्चर शुरू करूं उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं और कि हमें बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्टिकुलरली कि जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं या फिर आप मुझे मेल करते हैं, मुझे सजेशंस देते हैं या कोई रिक्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, आप बिल्कुल ओपन है, मेरी जो वेबसाइट है उस पर भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं ये कौन से लेक्चर्स अभी नए आए हैं। यूट्यूब पे तो आप जुड़े हुए ही हैं ही, वेबसाइट पे कुछ और बेसिक टूल्स भी आने वाले हैं। मैं आपके रिवीजन के लिए भी एक टूल या एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ, वो बहुत जल्द मार्केट में आ जाएगा, जो कि आपके लिए रिवीजन को बहुत आसान बना देगा। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पाता है, या बहुत उनको काम रहता है, घर के काम भी रहते हैं, कई तरह की चीज़ें रहती हैं, उनको समय बहुत कम मिलता है। तो हम उस पर्टिकुलर टाइम को कैसे यूटिलाइज करें और कैसे तब भी हम एक प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ें, इसके बारे में मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा आने वाले कुछ लेक्चर्स में। या आप वेबसाइट से जुड़े रह सकते हैं pratiksarbiology.com, जहां पर आपको इसके अपडेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस बारे में भी आगे बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम रिवीजन बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारे लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है रिकॉल। तो व्हाई नॉट डू वी रिकॉल, हम एक बार इसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा और पिछले लेक्चर में हम क्या क्या देख पा रहे हैं। जब हम बात करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, तो देखिए लास्ट आपको हमेशा ऐसे ही करना है। जब भी हम आगे के लेक्चर को पढ़ेंगे तो एक बार रिकॉल करते हुए चलेंगे कि आखिर हम वहां से क्या क्या कलेक्ट कर चुके हैं। और ये पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है बच्चों, यानी आप आगे की पढ़ाई करें उसके पहले आप पीछे का टोटल रिवाइज करें, ताकि आपको ध्यान में रहे कि अब हम जो पढ़ रहे हैं वो कनेक्टिविटी बनी रहे। और सारा सारा खेल जो है वो कनेक्टिविटी का है। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो सारी चीजें बहुत बढ़िया से जाएगी, स्मूथ जाएगी, सब कुछ बढ़िया होने वाला है। चलिए बात करते हैं, जो सबसे पहली चीज हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 में, वो था साइज और शेप के बारे में। सेल्स के यानी टाइप ऑफ सेल्स जो कि उनके साइज और शेप के बेसिस पे थे। तो इसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा से लेके लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग की बात करी, शेप के साथ साथ साइज की भी बात करी। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल होती है, सबसे बड़ी ऑस्ट्रिच होती है। उसके अलावा बाइकॉन्केव शेप क्यों होता है आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में, इस बारे में भी हमने बात करी। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो उस लेक्चर में डिस्कस हुई हैं। अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले 2 लेक्चर और हो चुके हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के, कंप्लीट डिटेल लेक्चर्स हैं। आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी मेरे साथ समझेंगे और साथ ही साथ हम क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। तो अगर आप इस पे डायरेक्टली आए हैं तो पहले मैं चाहूंगा कि आप वो लेक्चर्स पहले देख लें, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, उसके बाद आप यहां से जुड़ सकते हैं, तो आपके लिए वो बेटर होगा। अच्छा, उसके बाद हमने देखा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। आपको याद ही होगा इस पूरे स्क्रीन पर हमने प्रोकैरियोटिक सेल का एक माइंड मैप बनाया था,
और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में लगभग सारी बातें, सारी जानकारियां हमने उस माइंड मैप पे बात करी थी। यानी वो एक सेल, उसके अंदर क्या क्या है, उसकी ट्राई लेयर्स यानी ग्लाइकोकैलिक्स से अंदर की तरफ जाते हुए सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, अंदर क्या क्या है, प्लाज्मिड है, सर्कुलर डीएनए है, ये सारी डिटेल्ड स्टडी लास्ट लेक्चर में की गई है। तो जैसा आप जानते ही हैं, अगर आपको वो पढ़ना है तो आप लेक्चर नंबर 2 को देख सकते हैं। इसके बाद हमने बात की सेल एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशंस। देखिए, सेल एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशन में ग्लाइकोकैलिक्स, पर्टिकुलरली ग्लाइकोकैलिक्स थोड़ा सा मोटा वाला होता है तो कैप्सूल बनाता है, और थोड़ा पतला होता है तो स्लाइम लेयर बनाता है। इस बारे में हम लोगों ने बात की। इसके अलावा मॉडिफिकेशंस की बात करें तो जैसे मीजोसोम हो गया, तो मीजोसोम जो होता है, मीजोसोम बेसिकली बेटा, मीजोसोम मल्टीपल फंक्शंस करता है। जैसे सेल को डिवाइड करने से लेके सेल के डीएनए के रेप्लिकेशन में या गैसियस एक्सचेंज में, से मल्टीपल फंक्शंस करता है। वो सारी चीजें हमने यहाँ पर मॉडिफिकेशंस में पढ़ी। उसके बाद बात करते हैं राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज की। और राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज के बारे में बताया मैंने, साथ ही साथ आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों तरह के राइबोसोम्स के बारे में समझाया कि 70s टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम थे, 80s टाइप के आपके यूकैरियोटिक राइबोसोम्स थे। इनकी यूनिट्स 30 और 50 थी आपकी प्रोकैरियोट्स में, 40 60 आपकी यूकैरियोट्स में थी। और इसके बाद इससे जुड़े हुए आरएनए कौन से टाइप के होते हैं, वो सारी चीजें, वो सारी डिटेल आपको लास्ट लेक्चर में बताई गई थी। इसके बाद हमने बात की थी यूकैरियोटिक सेल की। और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या होता है, देखिए ये तो आप अच्छे से समझते ही हैं। हमने यहाँ किया था कंपैरिजन किया था प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में जो कॉमन है उसे ना देखते हुए हम उस पर आए थे कि इन दोनों में अनकॉमन क्या है, ताकि हम एक प्रॉपर डिफरेंशिएशन कर पाए। तो क्या चीजें हैं जो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, वो कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती हैं और प्लांट सेल में नहीं पाई जाती। तो ये हम सीख लेते हैं, तो जो कॉमन है वो तो हमको वैसे भी याद हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमने यहां पर की। तो ये था यूकैरियोटिक सेल के बारे में। चलिए, अब आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं जिस टॉपिक से, वो है अपना एनसीईआरटी 8.5.1 यानी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए काफी सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिर सेल मेम्ब्रेन क्या है, क्यों है और कैसे काम करती है, और इसकी कंपोजिशन क्या है, ये सारी बातें हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, अगर सेल मेम्ब्रेन के बारे में बेसिक बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन उन्हीं, जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ी, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ट्राई लेयर्स थी जिनमें ग्लाइकोकैलिक्स थी, फिर सेल वॉल थी, और सबसे अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन थी। इसके अलावा बैक्टीरिया के अलावा अगर हम देखें प्रोटिस्टा में या फंजाई में या एनिमल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, इस पूरी अर्थ पे मौजूद चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यहां पर मैं वायरॉइड्स, वायरियंस, वायरसेस और प्रायंस की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास ये सेल मेम्ब्रेन डेफिनेटली पाई जाती है। अब अगर मैं ये सोचूं कि ये सेल मेम्ब्रेन का क्या सिस्टम है और ये किसकी बनी होती है, तो सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो ये होती है कि सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन क्या होती है। सो जब हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत बेसिक सी चीज आती है कि ये दो चीजों से मिलकर बनी है। ठीक है, दो चीजों से मिलकर के बनी है। एक तो अगर मैं बात करूं, एक तो होता है इसमें लिपिड, ठीक है, एक तो इसमें पाया जाता है लिपिड, और दूसरी चीज क्या पाई जाती है इसमें, प्रोटीन। ठीक है, तो लिपिड और प्रोटीन ये दो चीजों से मिलकर के बनी है, और इसीलिए इसको कह दिया जाता है इट्स अ लिपोप्रोटीनेशियस, लिपोप्रोटीनेशियस। ठीक है, सो इसे बोल दिया जाता है लिपोप्रोटीनेज। सबसे पहले हमने इसकी कंपोजिशन की बात करी। चलिए, कंपोजिशन तो ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर जो है, उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत तरह के मॉडल्स आए। अभी जो सबसे सक्सेसफुल मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया। पर उससे पहले भी कुछ अटेम्प्ट्स हुए कुछ मॉडल्स को लेके कि आखिर जो ये सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी दिखती है, इसकी कॉम्पोजिशन कैसी है, इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स है, क्या इसकी बनावट है, ये सब के बारे में जानकारी।
तो देखिए जब तक 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हो गई तब तक सेल मेम्ब्रेन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पता था। जैसे ही 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी हुई, उसकी डिस्कवरी हुई, तब वहां पर आरबीसी यानी ह्यूमन रेड ब्लड सेल की स्टडी की गई और वहां से हमें सबसे पहला आइडिया मिला कि आखिर सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, कैसी दिखती है, क्या उसकी बेसिक कॉम्पोजिशन है और उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम समझ पाए। लेकिन उससे पहले जैसे शुरुआत में अगर हम देखें तो शुरुआत में कुछ मॉडल्स आए जिनके अंदर हम देखें तो शुरुआत में जैसे सैंडविच मॉडल। तो देखिए जब सैंडविच मॉडल की बात करते हैं तो इसमें क्या था, इसमें ऐसा बोला गया था जिस तरीके से एक सैंडविच होता है, दो तरफ ब्रेड होती है और बीच में टिक्कियां होती है। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं सैंडविच के बीच में आलू की टिक्की को रख देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर बोला उस आलू की टिक्की के जगह पर यहां पर फॉस्फोलिपिड पाया जा रहा है। इस तरीके से तो ये सैंडविच मॉडल रहा। इस सैंडविच मॉडल के अंतर्गत हम जैसे अगर इस पे डिस्क्रिप्शन करें तो कैसे कर सकते हैं कि भाई ये एक प्रोटीन लेयर है, ये भी एक प्रोटीन लेयर है और ये जो बीच में आप देख पा रहे हैं ये फॉस्फोग्लिसराइड। ठीक है, फॉस्फोग्लिसराइड मॉड्यूल। अगर हम यहां पर सीधा सीधा कॉम्पोजिशन की बात करें बेटा, तो क्योंकि ये प्रोटीन जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं ये पूरा का पूरा प्रोटीन वाला हिस्सा है ये दोनों, और ये वाला हिस्सा जो है इसको अपन फैट की कैटेगरी में रख सकते हैं, यानी ये जो है वो फैट है, यानी कि लिपिड वाली कैटेगरी है, यहाँ पे बीच में लिपिड पाया जा रहा है। तो ये आया था सैंडविच मॉडल, इसमें कुछ खामियां थी, खामियों पर भी आते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं इन्होंने जो प्रोटीन्स बताए थे वो किस तरीके से बताए थे। लेट्स से यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रोटीन्स जो सैंडविच मॉडल में बताए गए थे वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स थे, मतलब ये जो शेप था इनका वो गोल था। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रोटीन की जो लेयर पाई जा रही है ब्रेड के जैसे सैंडविच में, इनमें जो प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं वो किस तरह के प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं। मतलब ये सारे प्रोटीन्स सर्कुलर हैं इन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन प्रोटीन्स को हम सीधा सीधा बोल भी सकते हैं दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये सारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब ये मॉडल था, इसमें प्रॉब्लम क्या रही, देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मॉडल सक्सेसफुल क्यों नहीं है और हम इसे क्यों नहीं मानते, ऐसी क्यों नहीं होती हमारी मेम्ब्रेन। ये हमको वैसे तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में पता चला, पर इस मॉडल की क्या खामियां थी उसको हम देखते हैं, समझते हैं। तो देखो अगर मैं कहूं आपसे कि कोई फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, लेट्स से यहां पर कोई फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, इसको हम सीधा सीधा बोल देते हैं दिस इज द फैट सॉल्युबल। ठीक है, अब फैट सॉल्युबल है तो इसको अगर मेम्ब्रेन को पार करना है तो देखो इसके लिए कितना आसान है कि यहां से जगह होने पर देखिए पोर्स तो होते ही हैं, इस मेम्ब्रेन में पोर्स है, यहां से होने पर ये इस रास्ते बहुत आसानी से पार कर सकती है या आ सकती है, आप ऐसा बोल सकते हैं बहुत इजीली ये यहां से चली जाएगी, क्योंकि इस पूरे रास्ते में इसको कोई रुकावट नहीं मिलेगी, क्योंकि अंदर भी लिपिड है, ये खुद भी लिपिड सॉल्युबल है और पोर में से ये आसानी से जा पाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं एक ऐसे मॉलिक्यूल की जो कि लिपिड सॉल्युबल नहीं है, या फिर यूं कहूं कि ये वाटर सॉल्युबल है, अगर हम वाटर सॉल्युबल की बात करते हैं तब क्या होगा। तो लेट्स से कि हम यहां पर एक और मॉलिक्यूल लेते हैं और इसे बोलते हैं कि ये वाला मॉलिक्यूल, ये हो गया बच्चों अपने लिए वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। अगर ये वाटर सॉल्युबल है तो इसको एक लेयर पार करनी पड़ेगी और वो लेयर कौन सी है, लिपिड की बाई लेयर। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फैट है, ये जो फॉस्फोग्लिसराइड है बेसिकली लिपिड बाई लेयर है, लिपिड बाई लेयर। तो इससे लिपिड बाई लेयर पार नहीं हो पाएगी। इसका रीजन बच्चों जानते हैं, देखिए बचपन में आपने वैसे तो बचपन ही चल रहा है आप सभी का, लेकिन बचपन में आपने एक चीज करी होगी कि आपने ऑयल को वाटर में मिलाने की कभी कोशिश की हो, अगर आपके हाथ में ऐसा आ गया हो कोई
ऑयल आपके साथ में और आप उसमें पानी में मिला रहे हैं और वो मिलता नहीं है। अगर आपने अब तक नहीं किया तो आप ऐसे करके ट्राई करके देख सकते हैं। उसका रीजन है कि कभी भी फैट सोल्यूबल चीजें या जो डायरेक्ट फैटी एसिड्स होते हैं जैसे कि ऑयल है, ये डायरेक्टली वाटर बॉडी में नहीं होता, मिक्स नहीं होता। रीजन ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये एक दूसरे के रिपेल्शन के लिए जाने जाते हैं। अब जब रिपल्शन हो रहा है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो क्या होगा कि दोनों अपनी अपनी एक अलग लेयर बना लेते हैं। जैसे ऑयल भी डालोगे तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग ऑयल जो होगा ऊपर तैरता हुआ नजर आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम बोलेंगे वाटर सोल्यूबल जो मॉलिक्यूल है वो अंदर जाने की कोशिश करेगा तो वो इस लेयर के आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि बीच में पूरा का पूरा फैट मौजूद है। ये लिपिड उसे आगे बढ़ने नहीं देगा, और यही वो रीजन होता है जिसकी वजह से ये मॉडल जो है वो फेल हो गया। क्योंकि देखो, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर सोल्यूबल भी होंगे, लिपिड सोल्यूबल भी होंगे, पोलर भी होंगे, नॉन पोलर भी होंगे, सभी तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि अंदर बाहर आ जा सकते हैं। अब ऐसे में एक ऐसी मेम्ब्रेन का होना जो सिर्फ और सिर्फ फैटी एसिड में सॉल्युबल चीजों को ही आने जाने दे रही है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। मतलब ये मॉडल किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता था। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या हुआ। इसके बाद एक और मॉडल हमारे सामने आता है, और सैंडविच मॉडल जैसा ही एक और मॉडल होता है, और जिसको हम बोल देते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में क्या हुआ, देखिए उसका भी जो कंसेप्ट था वो काफी सिमिलर था, सैंडविच मॉडल जैसा ही था। बस उसमें फर्क क्या था कि जो सरफेस प्रोटीन की जो लेयर बनाई गई थी वो फाइब्रस थी। मतलब यहां जो सरफेस प्रोटीन जो दिखाई दे रहे हैं आपको, वो फाइब्रस इन नेचर थे, बजाय इस तरीके से सर्कुलर या स्फेरिकल। बस एक डिफरेंस ये था। तो दोनों तरफ आपको ये फाइब्रस प्रोटीन दिख जाएगा। और इसके बीच में अगेन कोई बदलाव नहीं, इसके बीच में वही फैटी एसिड की लेयर, वही ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल जिसपे ग्लिसराइड जुड़ी है, यानी फॉस्फो डाइग्लिसराइड। तो ये वही फॉस्फो डाइग्लिसराइड की मॉलिक्यूल्स यहां पे मौजूद। इस तरीके से तो आप देखिए कुछ खासा अंतर हमको दिख नहीं रहा है। दोनों ही मॉड्यूल्स में हमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। बस इतना फर्क है कि सरफेस प्रोटीन यहाँ पे फाइब्रस देखे गए जो कि ऑब्जर्व किए गए थे, और यहां पर स्फेरिकल या ग्लोबुलर देखे गए। तो इसमें भी अगेन सेम प्रॉब्लम थी, सेम समस्या थी कि फैटी एसिड से होकर के वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल कैसे अंदर जाए। क्योंकि अगर आप समझ पा रहे हैं, देखिए मेरा मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे ये आउटसाइड वाला पार्ट है, ये दिस इज आउट एंड दिस इज इनसाइड। मतलब अगर ये बाहर है और ये सेल मेम्ब्रेन से पार करके मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ आना है, तो उन्हें लिपिड लेयर को पार करना होगा, ठीक है, जो कि इस मॉडल में दिखाई गई। तो उस लिपिड लेयर को पार करने के लिए सिर्फ फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल ही जा सकते हैं। तो कोई रास्ता नहीं था कि हम वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल को भी जाता हुआ देख पाए कंसेप्चुअली। तो उसके लिए फिर एक फाइनल मॉडल आया जिसे हम एक फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के नाम से जानते हैं, जिसे अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। पर उससे पहले इन दोनों ही मॉडल से हमें एक बहुत ही जरूरी जानकारी मिली, और वो जानकारी थी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बारे में और इसमें मौजूद सरफेस प्रोटीन्स के बारे में। तो चलिए उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरह की ये जानकारी है और इसमें क्या होता है। देखिए, दोनों ही मॉडल में एक चीज जो थी वो कॉमन थी कि प्रोटीन्स यहाँ पर सरफेस पे पाए जा रहे हैं, और जो बीच में लेयर है वो फॉस्फो डाइग्लिसराइड की है। तो ये फॉस्फो डाइग्लिसराइड का मॉलिक्यूल है, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से दिखने वाला ये मॉलिक्यूल है। हम इसके दो पार्ट्स को अलग से समझते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ देखिए, इसको हेड कह दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड हेड। और ये जो होता है हेड, और यहां पे नीचे आप देखेंगे तो ये टेल हो जाता है। ठीक है, हेड एंड टेल। तो अब हेड और टेल जो पार्ट है, इसका अगर हेड की बात करें तो ये बेसिकली एक इसका बना होता है, तो ये होता है ग्लिसरॉल हेड, ग्लिसरॉल का बना होता है, जबकि टेल जो होती है वो ग्लिसराइड की बनी होती है। तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस हुआ वो ग्लिसरॉल और ग्लिसराइड का हो गया।
साथ ही साथ हम ये बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है इस पर फॉस्फेट मॉलिक्यूल भी पाया जाता है, मतलब फॉस्फेट भी इसके पास बंधी हुई पाई जाती है, जिसकी वजह से इस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हम ये बोल सकते हैं इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक तरफ तो ये चार्ज है और दूसरी तरफ से ये टेल्स है जो कि नॉन पोलर है। तो हम ये कह सकते हैं कि हेड वाला पोर्शन जो हो गया वो पोलर हो गया और जो टेल वाला पोर्शन हो गया वो नॉन पोलर हो गया। ठीक है, तो अगर आप पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में बहुत अच्छे से नहीं समझते हैं तो आप मेरा एक शॉर्ट देख सकते हैं जहां पे मैंने यहाँ पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। तो चलिए हम आगे चलते हैं, पोलर और नॉन पोलर हेड होने का क्या मतलब डिफरेंस क्या आता है, इसकी वजह से आखिर कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में बात होती है। देखिए अगर ये पोलर है इसका मतलब क्या होगा, ये वाटर लविंग होगा। वाटर लविंग यानी देखिए पानी या वाटर सॉल्युबल जो कंपोनेंट्स है वो इससे आराम से आ सकते हैं, और ये वाला हो गया तो ये क्या हो जाएगा, वाटर हीटर। अब देखिए हीटर बोल दीजिए या जो भी कह लीजिए, इसको हम किस तरीके से देखते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कंडीशन के तौर पे हम इसे देख सकते हैं। जैसे ये जो कंडीशन कहलाएगी हाइड्रोफिलिक, और ये जो कंडीशन होगी ये कहलाती है हाइड्रोफोबिक। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले हाइड्रोफिलिक का मतलब हो गया ये बेसिकली वाटर लविंग है और वाटर सॉल्युबल सारी चीजें इसमें आराम से जा सकती हैं, यानी ये ग्लिसरॉल हेड तक कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब इसकी बात करते हैं नॉन पोलर यानी टेल की, ये जो ग्लिसराइड्स हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हाइड्रोफोबिक होती है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोबिक, फोबिक मतलब फोबिया, डर। तो एक तरीके से वाटर हीटर या वाटर से इसको डर लगता है, यानी लिपिड जो होगा कभी भी वाटर में मिलेगा नहीं, मिक्स नहीं होगा, बल्कि रिपेल करेगा, और इसी वजह से इस मॉलिक्यूल के दोनों तरफ अलग अलग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। अब इस हिसाब से ये जो मॉलिक्यूल है इसे हम क्या कह सकते हैं कि भाई इसमें ये दोनों चीजें पाई जा रही हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कह दिया जाता है। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। नाउ व्हाट इज एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, देखो इसे समझने के लिए बेसिक सी चीज क्या है कि अगर एक साइड पे पोलर हो यानी कोई चार्ज हो बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट, और दूसरी साइड पे कोई चार्ज ना हो, ठीक है, यानी एकदम फैटी एसिड है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, नॉन पोलर होते हैं, तो ऐसे में दोनों जब एक ही मॉलिक्यूल में मिलते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कह देते हैं। इसी तरह के कुछ मॉलिक्यूल्स हम डिटर्जेंट के स्ट्रक्चर में भी देखने को मिलते हैं, और वो जरूरी होते हैं कि दाग धब्बे जो ऑयल स्टेन्स होते हैं उनको निकालने के लिए। हालांकि वो स्ट्रक्चर और ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बिल्कुल अपोजिट है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल को वहां भी देखा जा सकता है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि हमारे पास में ये दो तरह के मॉडल्स हैं, एक सैंडविच मॉडल है, एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, और इन दोनों मॉडल्स में समझाने की कोशिश की गई कि लिपिड लेयर जो है बीच में है और दोनों साइड पे, ऊपर साइड पे, लोअर साइड पे, दोनों साइड पे प्रोटीन पाए जा रहे हैं। अब ऐसे में दिक्कत क्या आई थी कि भाई वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल कैसे जाएं, कौन से रास्ते से जाएं, और इसी वजह से एक नया मॉडल आया था सिंगर निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, पर यहां पर एक चीज समझ में आई इन दोनों मॉडल से कि ये जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, इसमें एक हेड होता है, एक टेल होती है, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कहलाता है क्योंकि एक साइड से ये पोलर है और दूसरी साइड से ये नॉन पोलर है, तो इस वजह से हम इसको ऐसा बोल पाते हैं। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा, और आगे देखिए एनसीईआरटी लाइन 8.5.1 क्या कह रही है हमसे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और वो कहना चाह रही है कि दीज स्टडीज shows that the cell membrane is mainly composed of lipid and protein, and that is why हमने उसको क्या कहा था, it's a lipoproteinaceous membrane। चलिए हम आगे चलते हैं बेटा, आगे की कहानी आगे बढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जा रहा है, और ये क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो अब इतना अच्छा डिटेल में आप पढ़ चुके हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत इजीली लगा ही देंगे कि वो लिपिड्स और प्रोटीन्स के बनी है, ना कि और कोई ऑप्शन। तो यहां पर आपका लिपिड और प्रोटीन ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम ये देख लेते हैं कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है
हम ये जान लेते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है उसमें क्या कहा गया, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को किस तरीके से समझाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से। तो देखिए हमारे पास में है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो जब हम बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में तो हम क्या जानते हैं, हम क्या समझ पाते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। तो देखिए मैं आपके सामने वो स्ट्रक्चर बना देता हूं जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बताया गया है। तो देखिए अब तक आपने जो भी पढ़ा है उससे बढ़िया से रिकॉल कीजिएगा। और रिकॉल करना इसलिए जरूरी होता है बच्चों, इससे हमें चीजों का अंदाजा हो जाता है कि किस। Are you studying hard but not seeing results? Study Buddy Shareline brings you the Learning Strategies course. सक्सेस के लिए शॉर्टकट नहीं, स्ट्रैटेजी चाहिए। स्टडी बडी शेयरलाइन लाया है स्ट्रैटेजी कोर्स में। क्या आप मेहनत से पढ़ रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा? स्टडी बडी शेयरलाइन ला रहा है लर्निंग स्ट्रैटेजीज कोर्स, जिसमें है मेमोरी हैक्स। सक्सेस नीड्स स्ट्रैटेजी, क्लियर गोल्स, प्रूवन मेथड्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर हमको यहाँ देखने को मिल रही है। बीच बीच में मैंने गैप छोड़ा है, यहाँ पर दूसरे मॉलिक्यूल्स आएंगे, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल यहाँ नहीं आ पा रहे थे तो अब उनके लिए वो जगह बनाई गई है। मतलब यहाँ शो किया गया है कि वाटर सॉल्युबल चैनल्स होते हैं, प्रोटीन चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो ठीक है, कुछ इस तरीके के ये मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम इनमें देखें, ये सोडियम पोटेशियम पंप है। अगर इसकी बात करें तो दिस इज कॉल्ड एक्वापोरिन। एक्वापोरिन बेसिकली चैनल प्रोटीन्स होते हैं, ये एक तरीके के चैनल प्रोटीन्स ही कहलाते हैं। अगर मैं कहूं कि यहां पर जितने भी आपको ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में हेड वाला पार्ट दिख रहा है, ये सभी का सभी एक मॉलिक्यूल से जुड़ा रहता है जिसे हम बोलते हैं फॉस्फेट। ये फॉस्फेट से जुड़ा रहता है। इस तरीके से सभी के ऊपर फॉस्फेट पाया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक ये जो स्ट्रक्चर बनी है मेम्ब्रेन की, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको प्रोटीन चैनल्स बकायदा दिख रहे हैं जहां से वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल जा सकते हैं। और ये सोडियम पोटेशियम पंप जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की काम में आता है, साथ ही साथ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब हम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जो कि इस पर पाए जाते हैं, जो पर्टिकुलरली मॉडिफिकेशन से बनते हैं, गोल्जी बॉडी में होने वाले मॉडिफिकेशन से, और उन्हें क्या कहते हैं हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि जो ग्रीन कलर है, यानी ये कलर जो ग्रीन कलर है, इसको हम मान के चलेंगे फॉर शुगर्स। ठीक है, वहीं पे येलो कलर को हम मान के चलेंगे फॉर लिपिड, और इसी तरीके से ब्लू कलर को हम मान के चलेंगे फॉर प्रोटीन्स। ठीक है, ब्लू कलर को हम मान के चलेंगे फॉर प्रोटीन्स। तो चलिए अब इस तरीके से हम देखते हैं यहां पर क्या है। तो जैसे इस सरफेस पे मैं भी आपको स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपको पता है क्योंकि ब्लू कलर से हमने प्रोटीन को शो किया है। ऐसे दो तीन स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूं यहां।
इस नीचे की साइड में भी मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ फाइब्रस प्रोटीन्स भी यहां पर देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि असली जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर फाइब्रस और ग्लोबुलर दोनों ही प्रोटीन पाए जाते हैं। जैसे आप जानते हैं सैंडविच मॉडल और जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था कि एक में कहा गया था सैंडविच में कि ग्लोबुलर है और यूनिट मेम्ब्रेन में कहा गया था फाइब्रस है, तो दोनों ही तरह के यहां पर पाए जाते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अगर मान लो इस प्रोटीन के साथ यहां पे ये शुगर मॉलिक्यूल जुड़ा है, ठीक है, ये शुगर मॉलिक्यूल यहां पे प्रोटीन के साथ जुड़ा है, मतलब यहां पे प्रोटीन प्लस शुगर एक साथ पाई जा रही है। प्रोटीन और शुगर एक साथ पाई जा रही है। आप गैस कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे बोलने से पहले आप कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है जिसमें शुगर और प्रोटीन एक साथ जुड़ा है। बिल्कुल सोचिए, मैं कह रहा हूं, मैं बोलने वाला हूं, पर उससे पहले ही आप कमेंट कर दीजिए कि कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है। तो अगर आप इसको देखते देखते में ही कमेंट कर देते हो, फिर उसके बाद मैं आपको बता ही दूंगा। देखते हैं आपका आंसर कितना सही बैठता है। तो शुगर और प्रोटीन है यहां पे, और ये कॉम्बिनेशन जो होता है शुगर और प्रोटीन का, इसे क्या कहते हैं? अगर मैं बोलूं इस शुगर और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्लाइको प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। तो क्या आप सभी ने बिल्कुल सही गैस किया कि शुगर और प्रोटीन का एक कॉम्बिनेशन ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि जब इस तरह के प्रोटीन के साथ एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल यानी फैट यानी लिपिड का मॉलिक्यूल अगर अटैच हो, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? मेरे बोलने से पहले आप कमेंट कर दीजिए, देखते हैं आप कितना सही है। लिपिड और प्रोटीन, तो जैसा कि आप जानते ही हैं, अभी जो हम मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं वो भी लिपोप्रोटीनेशियस है और ये भी लिपोप्रोटीन कहलाएगा। अगर यहीं पे कॉम्बिनेशन में हम लोग ये देखते हैं कि जो लिपिड है ये शुगर के साथ में अटैच है, यानी एक लिपिड मॉलिक्यूल है जो कि शुगर के साथ अटैच है, तो इस केस में ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे? तो अब आप जैसा कि समझ ही चुके हैं अब तक, तो आपने कमेंट कर ही दिया होगा कि इसको क्या कहेंगे। यहां पर शुगर और लिपिड है, यानी वसा यानी शुगर, और वसा यानी लिपिड, और शुगर यानी शर्करा। तो ये दोनों चीजें आपके साथ में हैं, तो इसे क्या बोल देंगे? यहां पे ग्लाइकोलिपिड कह दिया जाएगा, ग्लाइकोलिपिड। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट ये स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है। अब कुछ बारीकियां और हम समझेंगे और ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पूरा समझने लायक हो जाएगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था, उसके बारे में हम बहुत अच्छे से जान पाएंगे। तो कुछ और बातें हम लोग कर लेते हैं इसके बारे में कि कुछ और चीजें क्या पाई जा रही है। तो हम यहां पर कुछ एक ऐसा मॉलिक्यूल देखते हैं जो कि बीचों बीच कई बार देखने को मिल रहा है। ये कौन सा मॉलिक्यूल है जो बार बार मेम्ब्रेन के बीच बीच में आ रहा है? तो इस मॉलिक्यूल के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, इस मॉलिक्यूल जो बीच बीच में आ रहा है, इसके पीछे एक रीजन है। पहले हम रीजन जानेंगे, फिर इस मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। तो देखो क्या होता है, ये फ्लूइड मोज़ेक का मतलब ही है। फ्लूइड का मतलब क्या हुआ? तरल। ठीक है, ये तरल है, मतलब ये फ्लूइडिक है, जो फ्लो कर सकता है वो फ्लूइडिक है। दैट मींस दैट कैन फ्लो। ठीक है, ये फ्लो कर सकता है। अब फ्लो करने का मतलब यहां पे क्या है कि मेम्ब्रेन जो है बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है, ये मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, और ये जो मॉलिक्यूल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से फ्लो कर सकते हैं। तो ये एक मैटर है जिस वजह से इसे फ्लूइड बोला गया है। तो अब ये क्योंकि बार बार फ्लूइड की तरह ये इधर उधर अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, तो कोई ना कोई स्टेबिलिटी चाहिए। तो स्टेबिलिटी के लिए मॉलिक्यूल है यहां पर बीच बीच में पाया जाने वाला, और इस मॉलिक्यूल को हम बोल देते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग नाम से बुलाते हैं। अगर हम बात करेंगे इन प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स में बेटा उसे कहा जाता है कोलेस्टेरॉल, और सॉरी होपेनॉइड्स, और यूकैरियोट्स में उसे कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल।
होपेनॉइड्स और यहां कहा जाएगा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो होपेनॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल ये दो चीजें हैं। कोलेस्ट्रॉल यूकेरियोट्स में कहा जाएगा बड़ा मॉलिक्यूल है, यूकेरियोटिक सेल भी जो है वो भी बहुत बड़ी है, मतलब यूं कहा जाए कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा जटिल है, और उसके अंदर बोला जाए तो इस तरीके की कंडीशन होती है यूकेरियोट्स कोलेस्ट्रॉल के केस में कि यहां पर कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा इसको। ठीक है, वहीं पे होपेनॉइड जो होता है, होपेनॉइड भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, पर वो किसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है? प्रोकैरियोट्स में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो आप एक बार इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये पूरा स्ट्रक्चर अब हो गया है, इसके अंदर सारी चीजें कवर हो गई हैं, वो सारे मॉलिक्यूल ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन, उसके अलावा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और उसके अलावा ये जो सारे बीच में चैनल प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं अपने। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ, देखिए टॉपिक है एनसीईआरटी 8.5.1 सेल मेम्ब्रेन, और अब हम देख लेते हैं कि एनसीईआरटी इस बारे में क्या कह रही है। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड, देखिए मेजर लिपिड कौन से हैं? फॉस्फोलिपिड है, दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। ये जो मेजर लिपिड होते हैं किस में अरेंज होते हैं? बाइलेयर में होते हैं, ये अभी अभी हमने पढ़ ही लिया है। इसके अलावा ऑल्सो लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन with the polar heads towards outside and hydrophobic tails towards inside। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या समझ आता है कि अभी अभी हमने जो ये देखा, इसमें क्या है? पोलर हेड्स, यानी इन पर पोलर हेड्स इनको बोला जाता है, ये बाहर की साइड है, और जो टेल है जो कि हाइड्रोफोबिक टेल्स है वो अंदर की तरफ मौजूद है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद This ensure that the non-polar tail of saturated hydrocarbon, non-polar tail मतलब क्योंकि फैटी एसिड है तो उसके अंदर किसी तरह की पोलैरिटी देखने को नहीं मिलेगी, तो वो नॉन पोलर टेल जो होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की होती है। बहुत पॉइंट टू बी नोटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? जब कार्बन है और उसकी चारों वैलेंसी फुल है, मतलब यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी चारों वैलेंसी फुल है, तो ये कार्बन कैसे कहलाती है? सैचुरेटेड कार्बन कहलाती है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, यानी जो लिपिड है उसको बचाया जाता है एक्वस एनवायरनमेंट से। क्योंकि आप जब देखेंगे ये मॉलिक्यूल है और ये इस तरफ इस तरीके से ये बना हुआ है। अब आप देखें यहां पर भी वाटर है, यहां पर भी वाटर है, तो ये जो बीच का हिस्सा है नॉन वाटर वाला पोर्शन हो गया, नॉन वाटर। एंड बिकॉज ये नॉन वाटर वाला पोर्शन हो गया, इस वजह से बीच में लिपिड लेयर जो होती है बहुत इजीली रह सकती है। तो ये बात अपनी बहुत क्लियर हो जाती है, ये चीज हमें बहुत आसानी से समझ भी आ जाती है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है असर्शन रीजन का। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको आप बिल्कुल कमेंट में जवाब देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आंसर बिल्कुल आप कमेंट्स में करिए ताकि आपको भी मजा आएगा करने के लिए, इंटरेक्टिव भी होगा। असर्शन कह रहा है कि इन द सेल मेम्ब्रेन द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। तो अभी अभी हमने ये लाइन पढ़ी है कि एक्वस एनवायरनमेंट से उसको प्रोटेक्टेड रखता है। रीजन के तौर पे यहां बताया गया द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद पोलर हेड्स टुवर्ड्स द आउटसाइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनसाइड। अभी अभी हमने एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी है, तो आप बिल्कुल इसका आंसर कीजिए। आपको पता ही होगा इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका आंसर अभी के अभी कमेंट में कीजिए। ठीक है, तो आई होप सो आपने आंसर कर दिया होगा। तो अभी अभी हमने लाइन में यहां पर पढ़ा, ये सेम लाइंस अभी हमने पढ़ी, तो इस तरीके से आपका जो आंसर होगा बोथ असर्शन रीजन करेक्ट है और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच टाइप ऑफ सब्सटेंस वुड फेस डिफिकल्टी टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। कौन से टाइप का, ये कि 2022 नीट में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला, तो इसमें आपको देखना कौन सा टाइप का सब्सटेंस है जो इस तरह की डिफिकल्टी फेस करता है। तो कौन सा सब्सटेंस है डिफिकल्टी पास करने में फेस करता है? तो सब्सटेंस विद हाइड्रोफोबिक मोइटी, सब्सटेंस विद हाइड्रोफिलिक मोइटी, ऑल सब्सटेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मोइटी, या सब्सटेंस विद सॉल्युबल लिपिड्स। बिल्कुल सोचिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके आप आंसर कीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या सही आंसर होगा, पर उससे पहले आप इसको अच्छे से कमेंट करके एकदम आंसर कीजिए। ठीक है, एक बार फिर, विच सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस डिफिकल्टी फेस करेगा सेल मेम्ब्रेन से आने में? देखिए प्रोटीन चैनल के थ्रू कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं जो कि लिपिड बाइलेयर से डायरेक्टली नहीं जा पाते, वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? सब्सटेंस विद हाइड्रोफोबिक मोइटी
या सब्सटेंस विद हाइड्रोफिलिक मोइटी। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोफिलिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो इजीली नहीं आ पाते हैं, उसी के लिए तो चैनल प्रोटीन, टोटल 8 टाइप ऑफ चैनल प्रोटीन यानी 8 टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स पाए जाते हैं सेल के अंदर, जिनके थ्रू ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स वहां से अंदर जा सकते हैं। तो जैसा कि आप समझ ही चुके हैं इसका आंसर, हम आगे चलते हैं। अब देखिए आगे एनसीईआरटी क्या कह रही है, किस बारे में बात कर रही है। These studies show that the cell membrane is the mainly composed of lipid proteins, major lipid, phospholipid, ये हमारे पढ़ी हुई बात है, ये ऑलरेडी हम ये पूरा कवर कर चुके हैं। ये इंश्योर करती है नॉन पोलर टेल को और उसको बचा के रखती है मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो ये वाली बात हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। ओके, सो अब हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि सेल मेम्ब्रेन की कि क्या करेक्ट अरेंजमेंट होगा लिपिड मॉलिक्यूल्स का इन द मेम्ब्रेन। तो ये बड़े ही आसान सा क्वेश्चन है कि करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स इन, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से रहता है, तो ये कुछ इस तरीके से रहता है, यानी लिपिड का मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट, यानी हेड जो होंगे टुवर्ड्स दी आउटसाइड और जो टेल होंगी टुवर्ड्स दी इनसाइड, अंदर की तरफ होती है। तो इस तरह का अरेंजमेंट यहां देखने को मिल जाता है। आगे चलते हैं। अब एक इंप्रूव मॉडल के बारे में, यानी हम जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमने पढ़ा उसी मॉडल के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो मॉडल द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन बच्चों। तो ये जो साइंटिस्ट रहे हैं सिंगर एंड निकोलसन, जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, इससे पहले जो मॉडल आए उन मॉडल्स के बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो मॉडल इतने ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं थे। दूसरी बात, 1950 के बाद में ये मॉडल आया, जैसे आप देख सकते हैं 1972। तो आप जानते हैं 1950 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद 1972 में ये मॉडल आया, यानी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ ये मॉडल आया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर लेकर ये मॉडल आया, और जो अभी मैंने आपको बना के बताया, समझाया, तो उस तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग सेल मेम्ब्रेन के बारे में हो पाई। एक और चीज, ये जो देखा गया था, इस पे स्टडी की गई थी रेड ब्लड सेल, आरबीसी की स्ट्रक्चर देखी गई थी, स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन। एंड जब हम बात करते हैं आरबीसी की स्ट्रक्चर यहां पर देखी गई थी, तो उस केस में उनको क्या पता चला, कितना परसेंट प्रोटीन है, कितना परसेंट लिपिड है। बच्चों ये पूछा जाता है, ये कई बार पूछा जाता है, तो इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान भी रखना है। आपको बता देना है कि ये जो परसेंटेज ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें, 52% इसमें प्रोटीन होता है बच्चों, 52% क्या होता है, प्रोटीन होता है, एंड 40% लिपिड होता है। तो एक जनरलाइजेशन है, इस पे बार बार प्रश्न पूछा जा चुका है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कितना परसेंट प्रोटीन है, कितना परसेंट लिपिड है। तो इट्स 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये बेसिक मॉडल के बारे में जानकारी होगी। चलिए अब हम बात करते हैं द इम्प्रूव मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय। तो अगर आपको याद हो चुका है तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं कि कौन सा, ये जो वैज्ञानिक का नाम क्या था, साइंटिस्ट का नाम क्या था, भाई लोग का नाम क्या था, जिन्होंने की ये मॉडल दिया, ठीक है, यानी सिंगर और निकोलसन। तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं 8.5.1 एनसीईआरटी मेम्ब्रेन के बारे में। आगे और क्या किया गया, देखो अकॉर्डिंग टू दिस, अब देखिए यहां एक वर्ड यूज में आ रहा है बेटा, क्वासी फ्लूइड, ठीक है। अभी अभी हमने मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा है, वो कैसा है, फ्लूइडिक है, वो बिल्कुल एक तरल की तरह है, एक फ्लूइड, एक फ्लो में फैला हुआ है, मतलब सारी मेम्ब्रेन इधर से, मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट है वो इधर से उधर ट्रेवल कर सकते हैं, जा सकते हैं। अभी मैं आपको मूवमेंट की भी बात बताऊंगा, यहाँ पर कितने तरह के मूवमेंट देखे जा सकते हैं। तो अगर मूवमेंट की बात की जाए तो वो कितने तरह के हो सकते हैं, यहां 2 टाइप के मूवमेंट देखे जा सकते हैं, ट्रांजिशंस और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है, 2 ही तरह के आपको यहां मूवमेंट दिखेंगे।
अब इन दोनों को समझने के लिए हम थोड़ा सा गहराई से समझते हैं ट्रांजिशन क्या होगा। मैं आपके सामने यहाँ पे पहले बनाता हूं मेम्ब्रेन, और फिर हम देखेंगे कि दोनों तरह के मूवमेंट में आखिर क्या डिफरेंस होता है। अब देखो, हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, और नंबरिंग को जिस तरीके से करते हैं, जैसे ये मेम्ब्रेन है, डेफिनेटली अगर हम मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो वो प्रोटीन चैनल्स भी होंगे, पर अभी हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमको सिर्फ बाइलेयर की जरूरत है। हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि किस तरह के मूवमेंट यहाँ पर होते हैं, पॉसिबल होते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ जो मूवमेंट हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मैंने इसको ये नाम दिया। और नीचे से हम नाम दे देते हैं A B C D E F G। तो इस तरीके से हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब सेम चीज यहां पर भी है, तो लेकिन मूवमेंट किस तरीके का हो रहा है, कौन से मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, ठीक है। मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि अगर इस तरह का अरेंजमेंट दिया है और फिर ये अरेंजमेंट बदल के अगर ऐसा हो जाता है 1 2 C 4 F 6 7। अब आप देखिए ये जो है ये पूरी तरह से 1 2 के बाद में C आ गया, 4 आ गया, F आ गया, 6 आ गया। तो बेसिकली हुआ क्या है, यहां पर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हुआ है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो उसको फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के अंतर्गत कहा जा सकता है। तो मतलब ये हुआ है फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद आप देखें एक और, ये तो कौन सा हो गया, फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो गया। दूसरे तरह का जो मूवमेंट होता है वो कैसा हो जाएगा, अब आप यहां पे देखें 1 7 5 3 2 4, ठीक है, और 6। अब इसमें अगर आप देखेंगे ये वाला मूवमेंट, ये ट्रांजिशन कहलाएगा। देखो बच्चों, इसको इस तरीके से समझे, अगर ये यहां से यहां जा रहा है तो वो ट्रांजिशन है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। अगर ऊपर से नीचे जा रहा है तो वो फ्लिप फ्लॉप है। अब इनमें से कौन सा मूवमेंट बहुत ज्यादा कैजुअल होता है, मतलब बार बार हो सकता है, और कौन सा मूवमेंट बहुत रेयर होता है, तो हम बोल सकते हैं ये बहुत ही कॉमन है, ठीक है। दैट मीन्स कॉमन वाला कौन सा है, दिस वन इज कॉमन। और फ्लिप फ्लॉप जो होता है रेयर मूवमेंट होता है, इसको बोल सकते हैं अपन, इट इज कॉल्ड एज रेयर मूवमेंट, जो बहुत कम देखने को मिलता है। और एक और चीज, जो रेयर मूवमेंट होता है उसी की वजह से कंपोजिशन में भी चेंज आता है। सो कंपोजिशन कैन बी चेंज, सो कंपोजिशन यहां पर चेंज हो सकती है बच्चों, कि अगर फ्लिप फ्लॉप हो गया तो ऊपर की जो प्रोटीन है वो नीचे आ सकता है, नीचे की प्रोटीन जो है ऊपर जा सकते हैं। तो इस तरीके से फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट एक तरह का ऐसा मूवमेंट हो गया जहां पे कंपोजिशन चेंज हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड क्वासी फ्लूइड मेम्ब्रेन। तो अभी अभी हमने समझा क्वासी फ्लूइड, इसके डायनामिक नेचर के कारण, इसके अंदर पाए जाने वाले मूवमेंट्स के कारण इसे क्वासी फ्लूइड कहा जाता है। सो ड्यू टू इट्स डायनामिक नेचर, तो क्योंकि इसके डायनामिक नेचर है, डायनामिक नेचर के कारण, मूवमेंट के कारण, इसमें पाए जाने वाले मूवमेंट्स, इनमें पाए जाने वाले मूवमेंट्स के कारण इसे क्वासी फ्लूइड नेचर कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो लाइंस है हमारे पास में एनसीईआरटी की, वो कह रही है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब देखो फंक्शंस की यहां पे बात हो रही है, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। अब क्योंकि हम यहां पर फंक्शंस की बात कर रहे हैं बच्चों, सो फंक्शंस के बारे में जब भी हम बोलते हैं, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन,
फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आप देख पा रहे हैं यहां पर भी मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, वो कौन सा फंक्शन है? वो है ट्रांसपोर्ट का। मेनली जो इधर से उधर मॉलिक्यूल जा रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं, अंदर से बाहर मॉलिक्यूल जा रहे हैं, तो बेसिकली उनका जो ट्रांसपोर्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे माना जा सकता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर मैं आपसे बोलूं मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसा कि आपने ट्राई लेयर्स के अंदर पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव लेयर्स के तौर पे भी देखी जा सकती है, तो हम इसको बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रांसपोर्ट, उसके अलावा प्रोटेक्टिव लेयर के जैसे भी काम कर सकती है। ठीक है, ये किसी के लिए भी अंदर आने और जाने का काम कर सकती है। उसके अलावा सेल्यूलर सिग्नलिंग में ये हेल्प करती है, सेल्यूलर सिग्नलिंग में हेल्प करती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इसके अंदर जो कि देखी जा सकती हैं। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं सेल मेम्ब्रेन के। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। एक नया क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। तो अभी आपको मैंने 2-3 फंक्शंस बताए, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। ठीक है, तो आई होप सो आपने क्वेश्चन देखते के साथ में आंसर लगा भी दिया होगा, कमेंट में लिख भी दिया होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है असर्शन रीजन। यहां पर असर्शन दिया गया है द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल। सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेलेक्टिवली परमेबल होती है, और रीजन में दिया है सेल मेम्ब्रेन अलाउज पैसेज ऑफ सर्टेन सब्सटेंस व्हाइल restricting the passage of other, maintaining the internal environment of the cell। तो देखिए बहुत ही अच्छा रीजन यहां पर देखने को मिल रहा है कि क्योंकि देखो असर्शन हमेशा अधूरा होना चाहिए। उस अधूरे असर्शन में क्या है कि सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमेबल होती है। और इसमें रीजन में क्या दिया है? सेल मेम्ब्रेन जो है अलाउ करती है सर्टेन सब्सटेंसेस को रेस्ट्रिक्ट करने से, मतलब रेस्ट्रिक्ट करती है कुछ को और कुछ को अलाउ करती है। तो बिल्कुल इसको एक्सप्लेन करता हुआ ये दिया जा रहा है। तो आई होप सो आपने इसका आंसर लगा दिया होगा, बिल्कुल सही आंसर आपने लगाया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अगली लाइंस क्या है? न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देखिए ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि न्यूट्रल जो होते हैं वो बहुत इजीली चले जाएंगे। जो वाटर सॉल्युबल है उन्हें जाने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, मतलब जाने में दिक्कत होगी, क्योंकि बीच में लिपिड लेयर मौजूद होती है। और आप ध्यान से देखेंगे जो फैट होता है, फैटी एसिड लिपिड होता है, वो कैसा होता है? एकदम न्यूट्रल होता है। ठीक है, सो मे मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? देखिए इसका बहुत सारे आप सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सिंपल डिफ्यूजन, आप एक स्ट्रॉ लीजिए और स्ट्रॉ को आप किसी भी जूस के अंदर या वाटर के अंदर ग्लास में ऐसे डाल के रखेंगे, स्ट्रॉ में अपने आप कुछ वाटर कुछ लेवल तक ऊपर आ जाता है। तो ये कैसे आया? इस कैपिलरी में ये कैसे चढ़ गया? तो ये सिंपल डिफ्यूजन से आया। इसमें आपने कोई एनर्जी नहीं लगाई, आपने उसे सक नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी ऊपर चढ़ गया। तो इसी तरीके से सिंपल डिफ्यूजन एक तरह का ऐसा प्रोसेस है जो कि पैसिव कहलाता है, मतलब जिसमें एनर्जी या एटीपी का कोई कंजम्पशन, कोई खर्चा नहीं हो रहा है। तो उस केस में सिंपल डिफ्यूजन से ही न्यूट्रल सॉल्यूट चले जाएंगे, कोई खर्चा नहीं होगा। अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, है ना, तो हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन जाएंगे। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देखो अगर सिर्फ पानी की बात की जाए तो ऑस्मोसिस आप जानते हैं, तो वाटर में ऑल्सो मूव अकॉर्डिंग टू कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, वो जा सकते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जैसा मैंने आपको बताया, ऑस्मोसिस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के आर पार वाटर मॉलिक्यूल्स जाते हैं हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, यानी हायर पोटेंशियल ऑफ वाटर टू लोअर पोटेंशियल ऑफ वाटर की तरफ जाते हैं। अब बच्चों हायर पोटेंशियल ऑफ वाटर कहां होगा? जहां कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कम होगा। जहां कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ज्यादा होगा वहां वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो वाटर किस तरफ जाएगा? अपने हायर पोटेंशियल यानी लेस सॉल्टी मीडियम से अपने लोअर पोटेंशियल यानी ज्यादा सॉल्टी मीडियम की तरफ, ताकि वो उसमें, और वो कब तक जाता रहेगा? इक्विलिब्रियम आने तक। तो ये वही है। तो ऑस्मोसिस जो है एक तरह का डिफ्यूजन ही
कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये डिफाइन ऑस्मोसिस तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाने वाला वाटर का मूवमेंट जो होता है वो ऑस्मोसिस कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं। A few ions or molecules are transported across the membrane against the concentration gradient. अब देखो यहां पर ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। ट्रांसपोर्ट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। अभी अभी हमने जो ट्रांसपोर्ट पढ़ा वो था सिंपल डिफ्यूजन यानी पैसिव वाला। अभी जो बात हो रही है एक्टिव वाले की, तो अगर इसको हम कैटेगराइज करना चाहें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट को हम दो पार्ट में बांटेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये दो तरीके की कंडीशन में इसको बांटा जा सकता है। अब जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। पैसिव ट्रांसपोर्ट when there is no energy consumption, जब यहां पर कोई एनर्जी कंजम्पशन नहीं होता है उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, कोई एटीपी खर्च नहीं होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट व्हेन देयर इज एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, जब एनर्जी कंजम्पशन नहीं होता है तो पैसिव, जब एनर्जी कंजम्पशन होता है तो उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो यहां एटीपी का खर्चा हो रहा है बच्चों और इधर एटीपी का खर्चा नहीं हो रहा है, तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही हो गया। इसका जो एग्जांपल हमने लिया था वो था सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सो इसका बेसिक एग्जांपल है सिंपल डिफ्यूजन। और इसके अलावा फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी होता है जो कि इसी के कैटेगरी में आता है। मैं आपको बताता हूं फैसिलिटेड क्या होता है। डिफ्यूजन सो फैसिलिटेड डिफ्यूजन बेसिकली क्या है, देखिए समझिए। जैसे सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन दोनों ही केस में एनर्जी कंजम्पशन नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने सिंपल डिफ्यूजन के केस इसके अंदर ही इसका एग्जांपल लिखा है, तो दोनों ही केस में कोई भी एनर्जी नहीं लग रही है। फिर फर्क क्या है फैसिलिटेड में? जैसा कि फैसिलिटी का मिल जाना, जैसे आप ऐसे मान के चलिए कि ढलान पे गाड़ी, मान लीजिए ढलान पे कोई गाड़ी चल रही है और उसी ढलान पे आप भी जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरे को आप मिले और मैंने आपको लिफ्ट दे दिया। मैंने जब आपको लिफ्ट दिया तो आप उस गाड़ी में बैठ गए, आपको एक फैसिलिटी मिल गई। आप ऑलरेडी ढलान पे अगर आपको लुढ़का दिया जाए तो भी आप लुढ़कते लुढ़कते आराम से मतलब ढलान के आखिरी छोर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आप गाड़ी में बैठ गए तो गाड़ी में बैठ के फैसिलिटी हो गई आपको। तो इस गाड़ी को हम मानेंगे एक प्रोटीन, एक कैरियर प्रोटीन। तो ये कैरियर प्रोटीन आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, लेकिन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक पहुंचा रहा है। तो इसमें कोई एनर्जी नहीं लगेगी। इसका मतलब मैंने अपनी गाड़ी को चालू ही नहीं किया था, मतलब इसको बिना इंजन ऑन किए हम धीरे धीरे उसको लुढ़का रहे थे। ठीक है, अब इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अगर उसका इंजन चालू करना पड़ जाए और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब किसी चढ़ाई पे हमको चलाना पड़ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हेन देयर इज कंजम्पशन ऑफ एटीपी इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, व्हेन देयर इज नो कंजम्पशन इट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये चीज हमने आज समझ ली कि ट्रांसपोर्ट है, और यहीं पे एनसीईआरटी की लाइन भी हमें इस तरीके से समझाना चाह रही है, फ्रॉम लोअर टू द हायर कंसंट्रेशन सच अ ट्रांसपोर्ट इज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, जो कि एटीपी खर्चा कराता है, इन विच एटीपी इज यूटिलाइज्ड एंड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पे एग्जांपल है। तो इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो एग्जांपल दे रखा है वो क्या दे रखा है, सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम पोटेशियम पंप यहां इसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और एक ट्रू और फॉल्स यहां पर दिया गया है, इसको आप बिल्कुल कमेंट कीजिए कि आप क्या सीखे हैं। देखिए यहाँ ट्रू और फॉल्स में क्या बताया जा रहा है कि
सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों आप जान रहे हैं ये पैसिव क्या है, जहां पे एनर्जी नहीं लगती है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में आता है सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पर मिस्टेक हो जाती है, भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है, तो हमको बहुत अच्छे से इसका ध्यान में रखना होगा। चलिए हम आगे चलते हैं और मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग जो हमने पढ़ा, मेम्ब्रेन के सेलेक्टिव और परमिबल नेचर, परमिबिलिटी के ऊपर हम बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सेल मेम्ब्रेन परमिबिलिटी। देखिए परमिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो बहुत बेसिक बेसिक कुछ चीजें हमको समझनी होंगी। जैसे कि मैं आपको कहूं कोई चीज अगर कंप्लीटली परमेबल है, यानी अगर मैं बोलूं कोई मॉलिक्यूल उसके आर पार जा सकता है, कंप्लीटली परमेबल है, तो इसका मतलब पूरी तरह से कोई रुकावट नहीं है। अगर पोर साइज नॉर्मल है तो वो एकदम आराम से चला जाएगा। व्हेन वी से इट इज सेमी परमेबल, तो वहां पे थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस आ जाती है। उसी के साथ एक और टर्म होती है सेलेक्टिवली परमेबल। हम दोनों का ही मतलब यहां पे समझते हैं, ठीक है। तो परमेबिलिटी के केस में देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन में दो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। एक तो सेमी परमेबिलिटी, सेमी परमेबिलिटी, और दूसरी सेलेक्टिव परमेबिलिटी। दूसरी होगी सेलेक्टिव परमेबिलिटी। सो दो तरह की परमेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। अब देखो इस दोनों में बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, जिसे हम समझते हैं। ज्यादातर लोग इसको एक ही बोल देते हैं, एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आपको समझाता हूं कि कैसे वो डिफरेंस आएगा। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सेमी परमेबिलिटी के बारे में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सेमी परमेबिलिटी, जिसको हिंदी में अर्ध पारगम्यता कहते हैं, इस केस में बोला जा सकता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स can pass through while other can't। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल पास हो रहे, बाकी मॉलिक्यूल पास नहीं हो पा रहे, यानी ये सेमी परमेबल है। और इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द पोर साइज। अगर आप ध्यान से देखें, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इट डिपेंड्स अपॉन पोर साइज। ठीक है, पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन एंड साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये मेम्ब्रेन के पोर साइज पर भी डिपेंड करता है कि उसके बीच में पोर साइज कितना है। साथ ही साथ जो पार्टिकल साइज है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर पार्टिकल साइज जो है वो उस पोर साइज से छोटा है तो उसमें से आसानी से चला जाएगा। तो ऐसे केस में सेमी परमेबिलिटी में वो सारे मॉलिक्यूल्स जो उस मेम्ब्रेन के पोर साइज से छोटे हैं वो आसानी से ट्रेवल कर जाएंगे, और जो मॉलिक्यूल्स जो पोर साइज से बड़े साइज के वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे। तो यानी कुछ मॉलिक्यूल जा पा रहे, कुछ नहीं जा पा रहे, दैट इज कॉल्ड सेमी परमेबिलिटी। अब हम बात करते हैं सेलेक्टिव परमेबिलिटी के बारे में। उसमें क्या होगा? selectively passing molecules, सेलेक्टिवली पासिंग मॉलिक्यूल्स मतलब कुछ पार्टिकल्स बाहर जा सकते हैं। मतलब इसमें मेम्ब्रेन एग्जैक्टली न्यूक्लियस के बेसिस पे सेलेक्ट कर रही है, नो मैटर कि पोर साइज से मॉलिक्यूल बड़ा है कि पोर साइज से मॉलिक्यूल छोटा है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो अंदर आएगा, वो अंदर आएगा, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट आएगा। इट टोटली बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट।
ठीक है, ये पूरी तरह इस पे डिपेंड करता है, ये बेस होता है किसके ऊपर, रिक्वायरमेंट के ऊपर। इसको एक बार देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन और आया है आपके सामने, सो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर सेल मेम्ब्रेन कैन परफॉर्म, इनमें से कौन कौन से फंक्शन जो है सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म कर सकती है। फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए इससे पहले कि हम इसका आंसर लिखें। यहां पर लिखा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहां लिखा है ऑस्मोसिस, और यहां लिखा है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो बताइए, क्या इनमें से कुछ फंक्शन कर पाती है या सारे के सारे फंक्शन ये परफॉर्म करती है? तो कमेंट में आपका आंसर आ चुका होगा, और यहां पर इसका आंसर होना चाहिए, और सभी तरह के फंक्शन जो यहां लिखे गए हैं वो सब के सब मेम्ब्रेन जो है वो परफॉर्म करती है। चलिए हम आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए, ये न्यूरल सॉल्यूट वाला जो पैराग्राफ है इसे हम पढ़ रहे थे, इसे हम पढ़ चुके हैं, और इससे मैंने आपको अभी अभी बताया कि टाइप ऑफ जो परमिबिलिटी है वो यहाँ से हम डिसाइड करते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वो चीज़ हम देखते हैं, और हम ये समझ पाते हैं कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट से किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी पाया जाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी पाया जाएगा। चलिए बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। असर्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी इनपुट फ्रॉम द सेल, एंड रीजन इसका दे रखा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म यूटिलाइज एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट आयंस और मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक बार बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको। यहां पर जो असर्शन है, जो अधूरा वाक्य है, स्टेटमेंट है, वो क्या कह रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी, एनर्जी इनपुट तो उसको चाहिए होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म यूटिलाइज एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट आयंस और मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो बिल्कुल सही बात है, बिना एनर्जी के वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं ले जा सकता। सो इस तरीके से बोला जा सकता है कि ये असर्शन और रीजन बिल्कुल सही है, और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो टॉपिक है वो है नया टॉपिक, जिसका नाम है सेल वॉल। अब हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल के बारे में आपको सारी जानकारी बताने वाला हूं। सेल मेम्ब्रेन को हम पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड हम सारे फंक्शंस पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी सारी एनसीईआरटी लाइंस कवर कर चुके हैं, और तो और उन लाइन से उठने वाले पीवाईक्यूज और अदर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आ चुके हैं हमारे अगले टॉपिक पे आज के, और वो है सेल वॉल। तो चलिए हम सेल वॉल की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं सेल वॉल क्या होती है। तो देखिए, जैसे ही मैं बात करता हूं सेल वॉल के बारे में, मेरे दिमाग में क्या आता है कि कहां कहां कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में किस किस तरह की सेल वॉल आती है, सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं शुरुआत से, जो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म जिसको बोला जा सकता है, सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जिसको बोला जा सकता है, वो कौन है? वो है बैक्टीरिया। तो हम इसकी शुरुआत करेंगे बैक्टीरिया से। तो देखिए, अगर मैं कहूं कि बैक्टीरिया के अंदर कौन सी पाई जाती है, तो बैक्टीरिया के अंदर आपको मिलेगी पेप्टिडोग्लाइकिन। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल। पहले हम सारे ऑर्गेनिज्म लिख लेते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म की हम बात करने वाले हैं। बैक्टीरिया के बाद हम लोग बात करेंगे प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट के बाद हम लोग बात करेंगे फंजाई, और फंजाई के बाद हम लोग बात करेंगे प्लांटी यानी प्लांट्स, और फिर फाइनली देखेंगे क्या एनिमल्स में भी सेल वॉल पाई जाती है। देखिए, हम इस बारे में बात करेंगे, पर पहले ही मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करके अभी बता दीजिए क्या एनिमल्स में सेल वॉल पाई जाती है, हाँ या ना। तो देखिए, एनिमल्स में सेल वॉल का पाया जाना ना पाया जाना आप कमेंट में बताइए, हम जल्दी से इस पर पहुंचते हैं। सबसे पहले पेप्टिडोग्लाइकिन की बात करते हैं, यानी जो बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है? पेप्टिडोग्लाइकिन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकिन। तो पेप्टिडोग्लाइकिन में आप जानते हैं क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि पेप्टिडो में ये जो पेप्टिडो है ये है प्रोटीन, और ये जो ग्लाइकन है ये है शुगर, यानी ये शुगर और पेप्टाइड्स यानी प्रोटीन की बनी होती है। अब कौन से प्रोटीन्स होते हैं, अगर उस पर भी हम गहराई से जाएं तो वो दो तरह के होते हैं, एक होता है नाग और एक होता है नाम। ठीक है, नाग और नाम।
नाग का पूरा नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और नाम का पूरा नाम है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो ये भी मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर जो सेल वॉल पाई जा रही है ये हो जाएगी एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और ये हो जाएगी एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। शुगर की अगर अपन बात करें बेटा, ये जो शुगर यहां पर पाई जा रही है, शुगर कौन सी है? तो सेल्यूलोसिक, या हम इसको बोल सकते हैं पॉलीसेकेराइड। तो ये शुगर पाई जा रही है। तो ये हो गई बैक्टीरिया के अंदर पाई जाने वाली सेल वॉल। ठीक है, अगला हमारा जो ऑर्गेनिज्म है हम उस पर चलते हैं कि जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है वो है प्रोटिस्ट। तो प्रोटिस्ट में बेटा सिंपल सेल्यूलोसिक सेल वॉल पाई जाती है, सिंपल। और ये सभी प्रोटिस्ट में नहीं पाई जाती, कुछ ही प्रोटिस्ट हैं जिनमें ये सेल वॉल देखी जा सकती है। तो कुछ ही प्रोटिस्ट के पास सेल्यूलोसिक सेल वॉल होगी, सो ओनली फ्यू, कुछ के अंदर मिलेगी। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो है फंजाई। तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, मेरे बताने से पहले आप लोगों ने लिख भी लिया होगा, मैंने आपको बोला था कमेंट कर दीजिए सभी की सेल वॉल कौन कौन सी है, हम धीरे धीरे फाइंड आउट कर रहे हैं। फंजाई जो है उसके पास पाई जाती है काइटिन। अब काइटिन के लिए अगर कॉम्पोजिशन देखें तो यहां पर भी ये पॉलीसेकेराइड होगा, काइटिन के साथ साथ इसमें पॉलीसेकेराइड भी मिलता है। पॉलीसेकेराइड, देखिए क्या डिफरेंस होता है, यही सेल्यूलोज या पॉलीसेकेराइड है और इसके साथ केवल नाग जुड़ा है यानी एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, तो उस केस में उसे काइटिन कह दिया जाता है। अगर ग्लूकोसामिन के साथ साथ म्यूरेमिक एसिड है जो कि स्पेसिफिकली किसका माना जाता है, बैक्टीरिया का, तो उसे कह देते हैं अपन नाग और नाम के साथ पेप्टिडोग्लाइकेन। बस यही डिफरेंस है। प्लांट्स की बात करते बेटा, प्लांट्स में सेल्यूलोज तो पाया ही जाता है, सेल्यूलोज ये तो पाया ही जाता है। इसके अलावा क्या पाया जाता है? इसके अलावा प्लांट्स में पाया जाता है हेमीसेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज भी पाया जाएगा, हेमीसेल्यूलोज भी पाया जाएगा। अब अगर कंपैरिजन करें इन दोनों का, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज में आखिर क्या डिफरेंस है, तो बेटा ये होता है होमोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड। और ये क्या होता है? हेटेरोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड, नाम से आप समझ गए होंगे कि होमो मतलब सेम सेम, यानी इसमें सारी की सारी जो यूनिट है वो कैसी है, सेम है, इसलिए ये होमोपॉलीसेकेराइड है। और इसमें हेटेरोपॉलीसेकेराइड में क्या है, सारी की सारी यूनिट क्या है, डिफरेंट है। तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं कौन कौन सी ऐसी डिफरेंट यूनिट इसके अंदर आ जा रही है। तो सबसे पहले होमोपॉलीसेकेराइड, ये मेनली ग्लूकोज यूनिट होती है, यूनिट्स, ठीक है, ओनली, ठीक है। और यहां पर चार आपको डिफरेंट यूनिट दिखाई देंगी, चारों के बारे में आपको बताता हूं। जाइलेंस, देखिए जाइलेंस, अर्बिनोज, गैलेक्टन्स और मैनन्स। ठीक है, जाइलेंस, अर्बिनोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स, ये चार तरह की शुगर पाई जाती है बच्चों, तब जाकर के हेटेरोपॉलीसेकेराइड यानी कि हेमीसेल्यूलोज बनती है। तो अभी आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है, समझ पा रहे हैं आप सेल्यूलोज के साथ हेमीसेल्यूलोज का क्या रिलेशन है। प्लांट्स के अंदर हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज दोनों पाई जाती है, दोनों में क्या डिफरेंस है, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब हुआ ग्लूकोज यूनिट है, इसमें सिर्फ एक ही तरह का यूनिट पाया जा रहा है जो कि ग्लूकोज का है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड जिसमें चार तरह की पाई जा रही है, जाइलेंस, अर्बिनोज, गैलेक्टन्स और मैनन्स। अगर मैं आपसे बोलूं कि एल्गी की अगर बात की जाए, यहां पर एल्गी, तो एल्गी के अंदर केवल दो होती हैं, एक जाइलेंस और दूसरी गैलेक्टन्स। ठीक है, तो एल्गी में सेल्यूलोज मिलेगा
और उसके अलावा जाइलेंस गैलेक्टेंस मिलेगा। पर कभी भी एल्गी में हम ये नहीं कहते कि उसके पास हेट्रोपॉलीसेकेराइड यानी हेमीसेलुलोज पाया जा रहा है, क्योंकि हेट्रोपॉलीसेकेराइड पूरा बनने के लिए उसे अर्बिनोज और मैनन्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो गैलेक्टेंस मैनन्स इसके पास में पाए जाएंगे। इसको हम लिख देते हैं गैलेक्टेंस एंड मैनन्स। तो गैलेक्टेंस मैनन्स इसके पास एल्गी के पास पाए जाएंगे, बाकी प्लांट के पास जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड उसमें चारों मिलेंगे। तो ये सेल वॉल के बारे में हमने काफी कुछ समझ लिया है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। अब बात आती है एनिमल। तो बेटा एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती, देयर इज नो एक्सेप्शंस। तो आप कमेंट में ऑलरेडी बता चुके होंगे कि एनिमल में सर कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सो नो सेल वॉल, कोई सेल वॉल इसमें नहीं पाई जाती है। तो ये हमने समझ लिया है यहां पे कि एनिमल्स में किसी तरह की कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और हम फिर बात करेंगे इसके बारे में। हम आगे चलते हैं फिलहाल। तो देखिए सेल वॉल के बारे में यहां क्या कहा गया है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप। अब देखो यहां फंक्शंस की, फंक्शनैलिटी की बात हो रही है, सेल वॉल के फंक्शंस की बात कर रहे हैं, उस पर भी हम आएंगे। पर उससे पहले हम सेल वॉल की जो कंपोजिशन है, जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर मैं आपको पहले समझा देता हूं, उसके बाद हम इसके आगे की चीज देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम सेल वॉल के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये दो सेल्स हमने प्लांट सेल्स यहां पर बना दी हैं, और अगर हम रिप्रेजेंट करें सेल्यूलोज से तो ये उनकी वॉल्स में हम बोल सकते हैं ये सेल्यूलोज प्रेजेंट है। ठीक है, ये दो अलग अलग सेल्स हैं, उनके बीच में ये सेल वॉल है, और बीच में आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ये जो पोर्शन है ये वाला, ये जो मैं बैंगनी कलर से बना रहा हूं, ये हो गया इसका मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला जिसके अंदर जिसकी वजह से जो प्लांट टिश्यू होते हैं बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, ये वो मिडिल लेमेला वाला पार्ट हो गया। तो दिस इज मिडिल लेमेला। और ये जो हो गया ये इसकी प्राइमरी सेल वॉल होगी। प्राइमरी को हम ऐसे लिख देते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। अब देखो क्या होता है, जब प्लांट सेल जब एक्सटेंड करती है, मतलब प्लांट सेल में नया डिपोजिशन आ रहा होता है और उसमें ग्रोथ हो रही होती है, तो वो एक्सपेंड करती है। जब वो एक्सपेंड करती है तो पुरानी जो सेल वॉल होती है धीरे धीरे डीमैनिश होने लगती है, मतलब खत्म होने लगती है। फिर जो नई सेल वॉल होती है फिर वो कहाँ आती है, तो नई सेल वॉल कहाँ बनती है बेटा, अंदर की तरफ बनती है। ऐसा भी बोलते हैं कि जो पुरानी जो सेल वॉल है वो अपना डिपोजिशन नई सेल वॉल की कंपोजिशन के लिए डेडिकेट कर देती है। मतलब नई वाली सेल वॉल जो बन रही है उसमें जो सेलुलोज आ रहा है वो पुरानी सेल वॉल से भी आ रहा है। तो इस तरीके से हम बोले कि नई जो सेल वॉल बनती है वो किस डायरेक्शन में बनेगी, तो हम बोल सकते हैं अंदर की तरफ बनेगी, बिल्कुल यहाँ अंदर की तरफ। तो ये नई सेल वॉल बन जाएगी, तो हम बोल देते हैं यहाँ एक नई सेल वॉल बन जाएगी। सेल का साइज बड़ा होता जाएगा बच्चों, यहाँ पर मैं सेल साइज बड़ा नहीं कर रहा, बट सेल का साइज बड़ा होता जाएगा। और हम बोल सकते हैं ये कितनी लेयर्स में आखिर हमको देखने को मिल सकती है, तो हमको ये 3 लेयर्स में देखने को मिलती है। डिपोजिशन होगा, जैसे एक फर्स्ट लेयर हो गई, दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ, जिसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। और इसके बाद ये नेक्स्ट लेयर, एंड उसके बाद ये तीसरी लेयर और आ जाएगी। तो ऐसे करके टोटल 3 लेयर्स में आगे और एक्सटेंड हो सकती है। तो ये 3 लेयर्स बनेंगी और सेल जो होगी वो एनलार्ज होती जाएगी, सेल बड़ी होती जाएगी, सेल साइज में बढ़ती जाएगी और अंदर की तरफ सेल वॉल बनती जाएगी। इसे याद रखना भी बड़ा आसान है कि जो अंदर बनने वाली ये जो सेल्स है, जिसको इसको बोलते हैं S1, इससे अंदर वाली S2 और इससे और अंदर वाली S3। ये S1, S2, S3 ये तीनों मिलाकर के क्या बनाती हैं, S1, S2, S3 ये बनाती है सेकेंडरी सेल वॉल।
सो दिस कंस्ट्रक्ट सेकेंडरी सेल वॉल, इस तरीके से सेकेंडरी सेल वॉल बनी होती है। ठीक है, अब ये जो सेल वॉल होती है इनके बीच बीच में जैसा कि आप जानते हैं पोर्स भी पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, इनके बीच बीच में पोर्स पाए जाते हैं और ये जो पोर्स होते हैं इन्हीं पोर्स के अंदर से ये जो आदान प्रदान होता है या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, तो ये पोर्स हैं, ये अंदर की तरफ जो जाने वाले ये पोर्स हैं। सो दीज आर पोर्स। ठीक है, अब ये जो पोर्स होते हैं ये कई तरीके के होते हैं। जैसे जो बेसिक हम पढ़ते हैं तो दो तरह के, एक तो ब्लंट वाले पोर्स होते हैं स्टोरेज वाला, और एक ब्रश बॉर्डर वाले पोर्स होते हैं। टाइप देखा जाए तो बहुत तरह के और भी होंगे, एनसीईआरटी इतना एक्सप्लेन नहीं करती है, तो ये मैं जब आपको एक्स्ट्राज कराऊंगा, जब सेल के और बाकी चैप्टर्स के एक्स्ट्राज कराऊंगा, तब मैं आपको पोर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बताऊंगा जो कि एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हम अपनी जनरल नॉलेज के लिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस लेक्चर को हम प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड रखेंगे, और इस वजह से हमने सिर्फ ये बताया कि हाँ यहाँ पे पोर्स पाए जाते हैं, इस तरीके से सेल वॉल है। तो सेल वॉल प्राइमरी मैंने आपको बता दी, जो शुरू से होती है, इनबॉन्ड होती है, तो हम बोल सकते हैं सेल वॉल दो तरह की हो गई है। सेल वॉल दो तरह की हो गई है, एक तो प्राइमरी, प्राइमरी सेल वॉल, और दूसरी सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल ये दो तरह की पाई जाती है। प्राइमरी सेकेंडरी दोनों बता दिए। प्राइमरी शुरू से होती है ना, बाय द टाइम ऑफ ओरिजिन, ये तब से रहेगी, फ्रॉम ओरिजिन, या हम बोले न्यूबॉर्न सेल। तो दोनों में जो नई नई सेल बनी है उसमें भी, या ओरिजिन से हम बोले, उस तरीके से पाई जाती है। सेकेंडरी सेल ये मैच्योर सेल में पाई जाती है। मैच्योर सेल के अंदर आपको सेकेंडरी वॉल देखने को मिलेगी। इन सेल वॉल के अलावा इसमें डिपोजिशंस भी हमको देखने को मिलते हैं। कई तरह के डिपोजिशंस होते हैं, जैसे लिग्निन का डिपोजिशन। तो लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से रिजिड हो जाती है, रिजिड होकर ये डेड हो जाती है, और ये रीजन रहता है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं इसको टर्शरी वॉल भी कह सकते हैं। और जो वाटर कंडक्शन होता है उसमें जरूरत तो है नहीं सेल के मतलब जिंदा रहने की, वहां पर तो क्या चाहिए, डायरेक्ट फ्लो चाहिए मिनरल, वाटर मिनरल का एक्टिव पैसिव फ्लो, यानी सैप जो होता है वो एक अपनी जगह पर पहुंचता है, अलग अलग रीजन्स तक पहुंचता है, ताकि वो वाटर और मिनरल्स की कंपोजिशन सब जगह पहुंच पाए। तो उस तरह की सेल्स में, यानी जाइलम की सेल्स के अंदर देखा जाए तो लिग्निन डिपोजिशन की वजह से वो क्या हो जाता है, डेड हो जाती है। चलिए, तो ये है आपके सामने सेल वॉल। सेल वॉल के साथ साथ एक चीज और हम समझते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा जो दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है, वो कनेक्टिंग लिंक होता है प्लाज्मोडेस्मेटा, तो उसकी भी हम बात करते हैं। अगर मैं बोलूं यहां से यहां, ये वाली पोजीशन, मतलब ये जो आर पार जाने वाला पर्टिकुलर पोर्शन है, इसको हम बोल सकते हैं प्लाज्मो डेस्मेटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा ये वो पोर्शन है जहां से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, मतलब एक सेल से दूसरी सेल के बीच में साइटोप्लाज्म इधर से उधर जा रहा होता है, ये पूरा वो वाला एरिया हो जाता है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा मेनली किसका बना होता है, अगर उसकी हम बात करते हैं, चले, तो प्लाज्मोडेस्मेटा मेनली किसका बना होता है, तो वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, वो ट्यूब्यूल्स ही आर पार चली जाती हैं एक सेल से दूसरे सेल में, और वो साइटोप्लाज्म का आदान प्रदान करती हैं, उन्हें एक्सचेंज करती हैं, जिसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। और इसी वजह से प्लाज्मोडेस्मेटा एक सेल से दूसरी सेल में कनेक्शंस बनाती है। क्या एनिमल में सेल में भी ऐसे कोई कनेक्शंस पाए जाते हैं? हमने पिछले लेक्चर में सीखा था प्लाज्मोडेस्मेटा यूनिक फीचर है प्लांट सेल का। एनिमल सेल में जो
बोला जाए तो मसल्स के अंदर कुछ ऐसे कनेक्टिव लिंक्स पाए जाते हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो इस तरह के प्लाज्मोडेस्माटा जैसी कोई स्ट्रक्चर एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, यहां तक हमने सीखा। अब देखो फंक्शन ऑफ सेल वॉल को हम समझे उससे पहले हम ये पैराग्राफ यहां पर देख लेते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात यहां कर सकते हैं। देखिए अब सेल वॉल गिव्स शेप, नॉट ओनली शेप। तो देखिए ये एक फंक्शन हो गया, यानी सेल वॉल जो है वो पूरे के पूरे सेल को क्या देती है, एक शेप देती है, एक मेंटेन करती है एक शेप। तो ये फंक्शन हो गया पहला, टू द सेल एंड प्रोजेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। ये दूसरा फंक्शन हो गया। देखिए दो फंक्शन यहां पर आपके आ चुके हैं। पहला फंक्शन सेल वॉल जो होती है वो देती है एक पर्टिकुलर शेप। दूसरा फंक्शन सेल वॉल मैकेनिकल डैमेज से बचाती है। तीसरा फंक्शन वो इंफेक्शन से भी बचाती है। सो दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड फंक्शन। ठीक है, तो तीन फंक्शंस आ चुके हैं सेल वॉल के। पहला फंक्शन शेप देती है, दूसरा फंक्शन मैकेनिकल डैमेज से बचाती है, तीसरा फंक्शन यहां इन्फेक्शन से बचाती है। इट ऑल्सो हेल्प सेल टू सेल इंटरेक्शन। देखो सेल टू सेल जिसको सेल सिग्नलिंग टाइप का बोलते हैं, तो ये फोर्थ फंक्शन आपके सामने आ जाता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन। तो सेल टू सेल इंटरेक्शन भी यहां पर करवाती है। ऑल्सो नंबर फिफ्थ फंक्शन अगर हम देखें, बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो देखो सेल वॉल के भी अपना पोर साइज होता है, उस पोर साइज से बड़े साइज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर नहीं आते। मतलब फर्स्ट बैरियर अगर देखा जाए तो वो सेल वॉल है। तो सेल वॉल अपने पोर साइज के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स को बाहर रोक सकती है। तो ये हो गया आपका नंबर 5। 5 फंक्शन इसके हो चुके हैं। फर्स्ट फंक्शन इज शेप प्रोवाइड करना, सेकंड फंक्शन इज मैकेनिकल डैमेज से बचाना, थर्ड फंक्शन इंफेक्शन से बचाना, फोर्थ फंक्शन हो जाता है सेल टू सेल इंटरेक्ट करना, और फिफ्थ फंक्शन हो जाता है कि पहला बैरियर बनना जो कि अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं आने देता। तो इस तरीके से हमने इसके डिफरेंट फंक्शंस देखे। एल्गी के पास जो सेल वॉल होती है, देखो अब ये वाली बात अभी हम समझ चुके हैं, कर चुके हैं, कौन कौन सी सेल वॉल किसके पास होती है। अभी जस्ट इससे पिछले की साइड में हमने जाना था, बैक्टीरिया से लेकर के प्लांट सेल तक हमने देखा कि कहां कहां पे कौन कौन सी सेल वॉल पाई जाती है। ये एनसीईआरटी में गिवन है कि सेल वॉल जो एल्गी के पास होती है उसके पास गैलेक्टेंस होता है और मेनेंस होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया गैलेक्टेंस और मेनेंस, पर उनके पास अर्बिनोज और जाइलेंस नहीं होता। इस वजह से एल्गी में हेमीसेल्यूलोज नहीं पाया जाता। एल्गी में सेल्यूलोज होता है और उसके अलावा आपको गैलेक्टेंस मेनेंस अलग से मिल जाएंगे। उसके अलावा मिनरल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम वगैरह, कैल्शियम कार्बोनेट। भाई मिडिल लेमेला जो है वो तो कैल्शियम और इसका ही बना हुआ है, ठीक है, पैक्टिन का, तो वो तो पाया ही जाएगा। अब देखते हैं, व्हाइल इन अदर प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, ये सब कुछ। हेमीसेल्यूलोज विच इज अ हेटेरोपॉलीसेकेराइड, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा, उसमें जाइलेंस और अर्बिनोज ये भी हो जाएगा अगर गैलेक्टेड मेनेंस के साथ, तो हेमीसेल्यूलोज बन जाएगा। अब देखो सेल वॉल जो होती है दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वॉल जो होती है केपेबल ऑफ ग्रोथ, मतलब प्राइमरी सेल वॉल तो नई नई सेल के अंदर जो पाई जा रही है वही है। फिर जब सेल ग्रोथ करेगी तो उस मतलब कह सकते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल केपेबल ऑफ ग्रोथ, वो ग्रोथ में हेल्प करती है, वो डिपोजिशन करती है, तब जाकर की अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, S1, S2, S3 जैसा हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद ये सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है फॉर्म्ड टुवर्ड्स द साइड ऑफ द सेल। अगर बोले अंदर की साइड, टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड, अंदर की साइड, इनर साइड में बनती है S1, S2, S3, एक्सटेंड हो रही है, सेल बढ़ती जा रही है और अंदर की तरफ डिपोजिशन में S1 बना, फिर S2 बना, फिर S3 बना। अब इसमें क्या होगा, प्राइमरी सेल वॉल जो होगी वो पूरी तरह से डीमैनिश हो जाती है, यानी एक बार को खत्म हो जाती है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो प्राइमरी सेल वॉल यहां पे खत्म हो जाएगी। आगे चलते हैं, देखिए व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। देखिए मैंने आपको पूरे के पूरे 5 यहां पे फंक्शंस कराए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर 5 फंक्शंस देख सकते हैं, शेप, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इन्फेक्शन और ये सेल टू सेल इंटरेक्शन, और इसके अलावा अंडर डिजायरेबल मॉलिक्यूल्स का जाना, ठीक है, आना जाना, ये देखें मैनेज कर सकता है। तो ये सारे फंक्शंस आप बिल्कुल कमेंट्स में लिखिए कि आपको याद हो चुके हैं वो कौन से 5 फंक्शंस हैं। अगर याद हो गए तो कमेंट में तुरंत लिखिए, बिना देखे बिना सोचे, एकदम मेमोरी से आप याद कीजिए और सोच करके, बिना सोचे तो कैसे करेंगे, तो बिल्कुल सोच करके याद करके वो पांचों के पांचों कमेंट्स, पांचों के पांचों फंक्शंस आप कमेंट्स में लिखिए। चलते हैं हम आगे। अब देखिए एनसीईआरटी की अगली लाइन है,
सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट, अगर यंग प्लांट के बारे में बात की जा रही है तो प्राइमरी वॉल इज केपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमैनेज्ड और मेच्योरिटी पर, एंड सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड टुवर्ड। अब देखो ये लाइन बहुत ही अच्छी प्यारी है, इस बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि सेल वॉल जो होती है भाई, सेल वॉल जो होती है शुरुआत में प्राइमरी सेल वॉल ही पाई जाती है। जैसे जैसे सेल बड़ी होती जाएगी अंदर की तरफ नई सेल वॉल बनती चली जाएगी और S1 S2 S3, और बाहर की सेल वॉल जो होगी डिमिनिश होती जाएगी, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। तो ये वही एनसीईआरटी की लाइन है। तो आप देख पा रहे हैं कि हम किस तरीके से कवर कर रहे हैं, एक एक लाइन का पूरा छिछा लेदर हम कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं डिटेल में। आप लोग भी सजेशन दे सकते हैं बच्चों, आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कौन सा पार्ट आपको अच्छा लग रहा है, कौन से में आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं। आपके प्रतीक सर आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जो आपको सफल बनाने के लिए जरूरी है। तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, लिख सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर है, और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं प्रतीक सर बायोलॉजी को, साथ ही साथ आप मुझे मेरी वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। मुझसे जितना ज्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा मैं आपको समझ पाऊंगा और उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। आपकी रिक्वायरमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आप मुझे लिखिए, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिए, अच्छे बुरे सब तरह के, ताकि हम उसमें अपडेट ला सकें, हम देख सकें क्या चीज आपको पसंद आ रही है और क्या चीज आपको और इसमें एड ऑन करनी है। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज केपेबल ऑफ ग्रोथ, इनमें से कौन ग्रोथ के लिए केपेबल है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी वॉल है, या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल कमेंट में आंसर कर दीजिए। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो इसका कमेंट में आंसर कर दीजिए। अभी अभी हमने पढ़ा है, मेमोरी बिल्कुल आपकी शार्प है और अभी अभी देखा है तो आपको ध्यान भी होगा। तो कौन सा होगा? क्या मैं इसका आंसर बता दूं? आपने आंसर कर ही लिया होगा। क्या आंसर होगा? प्राइमरी सेल वॉल, क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल शुरुआत में पाई जाती है और सेल ग्रोथ करती है, उसके साथ साथ डिमिनिश होती जाती है। तो ग्रोथ के केपेबल कौन सी है? प्राइमरी सेल वॉल। तो ये हम लोग समझ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक और है। यहां पर क्या बताया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज केपेबल ऑफ ग्रोथ, ये तो हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड। सेकेंडरी सेल वॉल कैसे बनती है? तो अभी अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे थे सेकेंडरी सेल वॉल कैसे बनी। S1 S2 S3 अंदर की तरफ बनी, किसने बनाया? बाहर से डिपोजिशन हुआ, जो भी है। तो यहां देखिए, आउटसाइड द प्राइमरी सेल वॉल बनती है क्या, या इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन बनती है, या इनसाइड द प्लाज्मोडेस्माटा बनती है, या इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल बनती है? तो बहुत ही आसान है इसका आंसर। बिल्कुल कमेंट में आंसर करिए क्या आंसर होगा, कि आउटसाइड द प्राइमरी सेल वॉल, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, इनसाइड द प्लाज्मोडेस्माटा, या इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल? तो क्या आंसर होना चाहिए? ये होना चाहिए इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल, S1 S2 S3। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी की लाइंस पर हम लोग आए हैं, मिडिल लेमेला के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि कैल्शियम और पैक्टिन के डिपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मिडिल लेमेला बेसिकली क्या चीज है? तो जैसे मैं बोलता हूं कि जैसे ये एक सेल की वॉल ये रही, जैसे मान लीजिए इस तरफ एक सेल पाई जा रही है, ये दूसरी तरफ ये दूसरी सेल पाई जा रही है। तो बेटा ये जो बीच का जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इस पोर्शन को, यानी दो सेल्स के बीच पाया जाने वाला ये जो पोर्शन है, ये कहलाता है मिडिल लेमेला। ठीक है, दिस इज नोन एज मिडिल लेमेला। नाउ मिडिल लेमेला में क्या क्या चीजें होती है अगर हम इस बारे में बात करें तो देखो, यहां पे आपको मिलेगा कैल्शियम डिपोजिशन, ठीक है, यहां आपको मिलेगा कैल्शियम का डिपोजिशन, उसके अलावा पैक्टिन का डिपोजिशन, ठीक है, कैल्शियम डिपोजिशन, पैक्टिन का डिपोजिशन, और इसके अलावा थोड़ी सी क्वांटिटी में, लो क्वांटिटी में आपको मैग्नीशियम भी मिलेगा। लेकिन अगर कोई पूछता है
सबसे ज्यादा डिपोजिशन किसका पाया जाता है, तो देखो कैल्शियम और पैक्टिन, और उसमें भी सबसे ज्यादा देखा जाए तो कैल्शियम। अब देखो एक चीज आप देखोगे, फंगस को या एल्गी को आप अपने हाथों से बसोड़ सकते हो, है ना, वही मुलायम टिश्यूज होते हैं उसके। प्लांट में ऐसा क्या हो जाता है कि वो एकदम हार्ड टिश्यूज हो जाते हैं, प्लांट तो एकदम हार्ड हो जाते हैं। तो उसका कारण है ये कैल्शियम, कैल्शियम डिपोजिशन, जो कि मिडिल लैमेला के फॉर्म में रहता है। ये सेल्स के बीच में पाया जाएगा, जिसकी वजह से टिश्यू कैसा हो जाएगा, टिश्यू हो जाएगा बहुत ज्यादा हार्ड। तो इसकी हार्डनेस के पीछे वही रीजन है। बाकी आप जानते हैं कैल्शियम फॉस्फोरस ये हमारी बोन्स में भी जरूरी होता है। बोन्स पूरा जो कैल्शियम फॉस्फोरस से बनती है, उनमें जो रिजिडनेस आती है, उनमें जो स्ट्रेंथ आती है, वो इसी की वजह से आती है। तो प्लांट ने ये एक्सेप्ट किया, मिडिल लेमेला यहां पर पाई जाती है। देखिए एनसीईआरटी यहां पर क्या कहती है मिडिल लेमेला के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्लाज्मोडेस्माटा की, जो कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कर रहा है। सो मिडिल लेमेला इज द लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। देखो कैल्शियम पैक्टेट में कैल्शियम तो आप समझ ही गए, पैक्टेट का मतलब हुआ यहाँ पे पैक्टिन, विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, जो अलग अलग नेबरिंग सेल्स को एक साथ होल्ड करने के लिए, चिपकाने के लिए ग्लू के जैसे काम करती है, चिपका रखा है। तो ये मिडिल लेमेला, देखिए नेटवर्क पूरा जो है मिडिल लेमेला का, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का, पैक्टिन का बना हुआ, ये चिपका के रखता है दो सेल्स को आपस में। The cell wall and the middle lamella may be transversed by plasmodesmata which connect cytoplasm of neighboring cell। अभी अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले भी प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। तो लेट्स से प्लाज्मोडेस्माटा किस तरीके से काम करता है, तो आई वुड से कि ये प्लाज्मोडेस्माटल एक ट्यूब है, हम इसका यहाँ पाथवे बना देते हैं, ये पाथवे है, तो इसको हमने बोल दिया प्लाज्मोडेस्माटा। दिस इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। नाउ प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, एक सेल से दूसरी सेल के बीच साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज। तो ये क्या करेगा, सेल साइटोप्लाज्म, या हम इसको ऐसे लिखें, सेल टू सेल साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज। ठीक है, इसको हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी बोल सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, सो दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहा जा सकता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा ही कर सकता है। इट इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट। तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, जान चुके हैं। अब आगे चल लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन प्लांट एक्ट एज ग्लू बिटवीन नेबरिंग सेल्स। अभी अभी हमने पढ़ा है, तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं, अभी अभी जस्ट अभी अभी पढ़ा है कि क्या चीज है जो ग्लू के जैसे काम करता है दो सेल्स के बीच। ठीक है इसका आंसर जरूर करें। आगे चलते हैं। अब देखिए एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एक नया टॉपिक आ गया है। हमने यहां सेल मेम्ब्रेन को पूरा कर लिया है, हमने यहां सेल वॉल को पूरा कर लिया है, और अब हम पहुंच गए हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पर। तो देखिए एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि यहां पर चार डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलीज के बारे में बात होती है। एक तो हो गया वैक्यूल्स, एक हो गया लाइजोसोम, उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। ये सारे आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में किस तरीके से काम कर पाते हैं, उस बारे में यहां बात होती है। तो देखिए ईआर जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो रॉ मटेरियल बनाती है। उसको रॉ मटेरियल को मॉडिफाई करके, उसको हाई डिग्री में उसको चेंज करके गोल्जी बॉडी पूरी सेल में डिस्ट्रीब्यूट करती है, सेल के बाहर भी। जब एक बार काम हो जाता है और उसको वापस से डिस्ट्रक्शन करना हो, जैसे आपने देखा होगा जो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज है, उनमें जो पुरानी बिल्डिंग्स हो जाती है उनको खुद ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब वो जानते हैं कि इस बिल्डिंग की इतनी लाइफ, इंडिया जैसा नहीं है भाई कि जब तक बिल्डिंग खुद ना गिर जाए तब तक उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते। लेकिन हाँ, ज्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें ऐसा होता है कि वो जानते हैं कि बिल्डिंग जो है वो अब काम की नहीं रही है, वो इतनी मजबूत नहीं रही है, तो वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसी तरीके से सेल में भी बच्चों ऐसे ही होता है, जब एक बार काम हो गया और उसका सब हो चुका है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है लाइजोसोम की मदद से। तो यही सारी चीजें यहाँ आएंगी। इसमें टोटल 4 चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और मैं आपको ये जो मैं बता रहा हूँ कि अगले जो लेक्चर है, अगले लेक्चर में हम इसके बारे में ज्यादा ढंग से बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में ढंग से बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ब्यौरा दे रहा हूँ
कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं और इस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ये 4 चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे आगे आने के टाइम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक पढ़ेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी, तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें लाइजोसोम जो कि गोल्जी बॉडी से ही बनता है, लाइजोसोम, और फिर हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स। तो बच्चों हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो अगले लेक्चर में हम ये सारी चीजें करने वाले। मैं चाहता हूं कि आप अपनी स्क्रीन पर आ रहे ये मेल आईडीज और ये टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट, ये सारी चीजें नोट कर लें। आप मुझसे ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करें, मुझसे ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा बेटर कंटेंट लेके आ सकूं। आपको प्रतीक सर से और क्या चाहिए और कैसे तरह के क्वेश्चंस आप चाहते हैं, या आप टेलीग्राम चैनल पे क्या चाहते हैं, सारी एडवाइस आप हमें दे सकते हैं हमारी मेल आईडी पे। तो मैं अभी आपके सामने एक स्क्रीन छोड़ जा रहा हूं, इस स्क्रीन पर आप वो सारी चीजें देखिए। इसके बाद मैं वापस आऊंगा और हम लोग इस लेक्चर को एंड करेंगे, पर पहले आप स्क्रीन पे ये सारे चीजें देखिए। मेरी मेल आईडी से लेकर के सब यहां पर है। चलिए बच्चा लोग, तो आपने आई थिंक वो मेल आईडी और टेलीग्राम चैनल सब नोट कर लिया होगा। तो ये है लेक्चर का एंड पार्ट, और अब हम, जैसा कि हमारा रूटीन है, जैसा कि हमने ये शुरू किया था लास्ट लेक्चर से, तो हम लेक्चर के एंड में कोई ना कोई स्ट्रेटजी आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम आपके साथ में जो स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, चलिए उस पर बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये वो स्ट्रेटजी है जो लगभग हर स्टूडेंट के लिए बहुत खास है और हर किसी को समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हम बोलेंगे स्टडी स्ट्रेटजीज है ये रिवीजन के लिए। तो बच्चों, रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और रिवीजन खुद आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं पहला जो स्टेप है, रिवर्स टीचिंग मेथड। रिवर्स टीचिंग मेथड ये क्या है, ये आखिर इस मेथड में क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। देखिए, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं और अगर आप उस टॉपिक को अपने किसी फ्रेंड को या किसी ऐसे बच्चे को समझाते हैं जिसे वो टॉपिक नहीं आता, तो आप एक अलग डायमेंशन पे चले जाते हैं, यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत मजा आने लगेगा, मतलब आपको लगेगा वाह, ये टॉपिक तो मेरे लिए परफेक्ट हो गया है। तो वैसा ही परफेक्ट करने के लिए आपको एक रिवर्स टीचिंग मेथड अपनाना होगा। इससे एक फायदा और होता है, जब बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको उसको आंसर करने के लिए सोचना होगा। जब आप सोचेंगे तो आप और ज्यादा डेप्थ में उस टॉपिक को समझ पाएंगे। और बच्चों, ये हर सब्जेक्ट के लिए लागू होता है, जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सब पर ये मेथड लागू होता है। इसके बाद सेकंड चीज है स्टोरी लाइन रिवीजन। अब ये स्टोरी लाइन रिवीजन क्या है? देखिए, हम सभी बहुत इमोशनल हैं, इमोशनल बीइंग है। हम सभी की आईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशनल कोशेंट, और इस इमोशनल कोशेंट के चलते हमारा ब्रेन भी इस तरीके से काम करता है, हम कहानियों को बहुत ज्यादा याद रख पाते हैं। स्टोरी लाइन रिवीजन एक तरह का ऐसा रिवीजन होता है जिसमें आप कॉन्सेप्ट्स को किसी ना किसी कहानी से जोड़ देते हैं, या फिर उसको इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि वो एक कहानी की तरह आपके सामने आए। तो जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को कहानी के रूप में देखते हैं, समझाते हैं, या तो उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर वो आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, आपके एमिगडाला में बस जाता है, रस जाता है, पूरी तरह से बैठ जाता है। तीसरी चीज है जो थर्ड स्टेप में आप करेंगे, एरर बैंक प्लस वीक स्पॉट लूप। ये मैं समझाता हूं क्या चीज है। सबसे पहले एरर बैंक। एरर बैंक वो चीज है, चाहे आप डिजिटली वो चीज कर रहे हैं, डिजिटली आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, चाहे आपके पास में ऑफलाइन में कुछ मटेरियल पड़ा है, क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप ये चेक करें कितनी एरर्स आपके आ रही हैं, एक्यूरेसी आपकी कितनी है। उसके लिए एक एरर बैंक बनाए। जो क्वेश्चंस आपने गलत किए, जिन टॉपिक्स पे गलत किए, उसके लिए एक टेस्ट नोट बनाए। टेस्ट नोट के अंदर उसको फ्लो में लिखे, पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं, आप देखिए ये दिया था, ये दिया था और ये पूछा था, ऐसे टेस्ट नोट बनाए। तो वो आपका एरर बैंक की तरह काम करेगा, और उसको जब आप रिवीजन के टाइम पे दोबारा पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो पाएगा। दूसरा है ये वीक स्पॉट लूप। क्या है वीक स्पॉट लूप? क्या होता है बेटा कि कभी कभार कुछ टॉपिक्स, सब टॉपिक्स या सब सब टॉपिक्स
हमारे वीक हो जाते हैं या रह जाते हैं, हम नहीं देख पाए, हम क्लास में नहीं थे, बीमार हो गए थे, बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से वो टॉपिक छूट गया। अब एक बार छूट तो गया, अब हमने भी आलस कर दिया भाई, हमने आलस कर दिया तो हम हमारा वो टॉपिक जो है वो हमेशा के लिए छूट गया। जितनी बार टेस्ट में आ रहा है बस वही टॉपिक हमारा गलत गड़बड़ हो रहा है और हम जा भी नहीं रहे, पता भी नहीं कर रहे, उसके लिए प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा नया लोड आ गया, नया काम आता जा रहा है। तो इस लूप में हमको नहीं फंसना है, वीक स्पॉट लूप में नहीं फंसना है। हमको क्या करना है कि जैसे ही हमारा कुछ ऐसा पॉइंट छूट जाता है हमारी बीमारी की वजह से या किसी भी, तो प्लान आउट कर लो कब जाके टीचर से मिलना है, समझना है, या फिर आप हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर भी उन क्वेरीज को डाल सकते हैं और हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको रिप्लाई करने के लिए। तो इस वीक स्पॉट लूप से आप बच सकते हैं। तो बेटा ये तीनों स्ट्रेटजीज है, रिवर्स टीचिंग मेथड, स्टोरी लाइन रिविजन और एरर बैंक के साथ साथ वीक स्पॉट लूप से बचना। इसके साथ साथ आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, सब काम कर पाएंगे। तो बच्चों थैंक यू सो मच। आप मेरा लेक्चर यहाँ तक अगर देख रहे हैं, यहाँ तक पहुंच गए, तो प्रतीक सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आप ही मेरी स्ट्रेंथ हो और आप अगर सपोर्ट करोगे, आप अगर मेरे साथ में जुड़े रहोगे और अगर आप चाहोगे तो हम इसे बहुत बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, मैं भी अपनी जान लगा दूंगा, आप भी अपनी जान लगा दीजिए और बस हमको ये सोचना है कि हमको किसी भी हालत में हमारे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमको क्रैक करना है और बहुत अच्छी पोजीशन के साथ क्रैक करना है, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक करना है। सो थैंक यू सो मच। आपके साथ मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुझसे इसी तरह से इंटरेक्ट करते रहिए, मुझे लिखते रहिए। और आज जो मैंने सारी मेल आईडीज आपके सामने ओपन कर दी है, मेल आईडी और मैंने आपको टेलीग्राम चैनल सब कुछ बनाया, सबको फॉलो कीजिए और हम इसी तरह से मिलते रहेंगे आगे भी। और ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करिए एंड लव यू ऑल।